Hello students, welcome to Study Master. I am GS Rai. Today we are starting a new chapter, Indian Economy, Chapter 11th. क्या नाम है इसका? इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आप कहोगे सर ये तो सब्जेक्ट का नाम भी है तो इसमें नया क्या है? तो 1950 से लेकर 1990 तक अर्थव्यवस्था जो भारत की इकोनॉमी थी वो कैसी थी, कैसे काम कर रही थी। लास्ट लेक्चर में आपने जो है 1947 तक देखा था कि आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस मिलने से पहले जो है ब्रिटिशर ने किस तरह से हमारे रिसोर्सेज का दोहन किया और ब्रिटेन के हक में काम किया। तो उसके आगे का परिदृश्य हम इसमें देखेंगे, सारी चीजें आपको इसमें अच्छे से करवाएंगे। तो एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। इसमें देखेंगे हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, और एक साइड इंग्लिश में एक साइड हिंदी में, आपको पता ही है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, द गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान्स। तो प्लान क्या है, ग्रोथ क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, सेल्फ रिलायंस क्या है, इक्विटी क्या होती है, एग्रीकल्चर में किस तरह से चेंजेस आए, लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या इफेक्ट हुआ। तो ये सारी चीजें इधर एक साइड इंग्लिश में और एक साइड हिंदी के अंदर है सेम। इंडस्ट्री एंड ट्रेड में क्या क्या चेंजेस हुए थे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इस तरह से हाईलाइट किए गए हैं। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या है, ये सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर आप देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो अच्छे से आपका पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा और कोई डाउट हो तो उसके बाद आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ये हमारा 11वां लेक्चर है। तो इससे पहले जो है कितने लेक्चर हो चुके हैं, इससे पहले आपको पता है 10 लेक्चर हो चुके हैं। तो उन 10 लेक्चर को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिए कि उनके चैप्टर्स के नाम क्या क्या थे, क्योंकि जब आपको नाम याद हो जाएंगे तो आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत एक रेलेवेंस मिल जाता है कि इस चैप्टर के अंदर ऐसी चीजें थी जो आपने पढ़ी हैं, जो आपने याद की हैं, ताकि वो आसानी से आपको जो है फिर आगे एग्जाम में यहाँ पर जो काम आ जाए। इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो है 2-4 मिनट लगा देता हूँ। अदरवाइज ये रिवीजन करना आपका काम है, लेकिन मैं करता हूँ आपके लिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो, आप और अच्छे से चीजों को समझ पाएं। इसलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ ताकि जो आज का लेक्चर है ये आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो पहला आपने क्या देखा था, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा कौन सा था? पीपल एज ए रिसोर्सेज। तो ये दूसरा चैप्टर था हमारा। तीसरा चैप्टर कौन सा था? पॉवर्टी एज ए चैलेंज। हमने देखा था पॉवर्टी के बारे में, इसके पीपल्स के बारे में, ये गांव की पूरी स्टोरी देखी थी कि गांव में किस तरह से काम होता है। फोर्थ चैप्टर जो क्या था हमारा? फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कि फूड सिक्योरिटी भारत में जो है गरीबी के बाद गरीबों को कैसे खाना मिलता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, गरीबी होने से कौन कौन सी प्रॉब्लम से डील करता है एक जो है ह्यूमन बीइंग। तो वो सारी चीज हमने इसके अंदर जो है कवर की थी। उसके बाद फिफ्थ जो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, वो सारी चीजें आपने देखी थी, बिल्कुल आसानी से आपको करवाया था। उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि कितने हैं, जो 3 सेक्टर्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, उसके अंदर किस किस तरह से जॉब्स मिलती हैं। तो वो सारी चीजें आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखा था। आफ्टर दैट मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख सेक्टर्स में काम हो रहा है तो या तो पैसा आएगा या वो पैसा खींचेंगे। पैसा आना मतलब इनकम होना और पैसा खींचना मतलब लोन पे पैसा लेना। ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा था? ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। इससे पॉजिटिव चीजें हमने देखी सारी, नेगेटिव चीजें भी देखी, तो वो हमने सारा अच्छे से समझा था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हमने क्या देखा था 9th लेक्चर में, कंज्यूमर राइट्स, कि कुछ कस्टमर्स के या कंज्यूमर्स के कुछ राइट्स हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम आ जाए, आपने कोई चीज परचेज की वो खराब निकल गई, तो आप कहाँ पे जो है जाएंगे कि भाई ये चीज खराब निकल गई है, क्यों निकली है, मैंने तो पैसे पे किए थे पूरे, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो वो सारी हमने देखी थी कंज्यूमर राइट्स। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर देखा था कि आजादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो वो आपने देख ली। अब जो हमारा 11th चैप्टर है या जो 11th लेक्चर है ये किसके बेस पे है? 1950 से 1990 तक इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, परिदृश्य कैसा था। ये जो हमारी, यहाँ तक मैं आपको बताऊं, ये 9th क्लास की एनसीईआरटीज का इसको मतलब रेफरेंस रखा गया इस लेक्चर्स को, कि जो 9वीं क्लास की एनसीईआरटीज है उसमें से अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप ये स्टडी मटेरियल लेते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है। स्टडी मटेरियल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। एक है स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल में सारी चीजें हैं, जो है क्वेश्चन बैंक भी है। स्टडी मटेरियल के अंदर क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी और नोट्स, ये तीनों चीजें मिलेंगी। क्वेश्चन बैंक के अंदर ओनली क्वेश्चन बैंक मिलेगा। टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। स्पेशल नोट्स में जो है आपको जो ये अलग है और वो नोट्स अलग है, तो वो आप जो भी लेना चाहें, जिस हिसाब से आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं।
इसमें ऐसा क्या है कि अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग जो है प्रेफरेंस होती है। कुछ बच्चे एनसीईआरटी से कवर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो पहले कहीं ना कहीं से कोर्स परचेज कर चुके हैं, वो एक एक दो अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, क्लियर नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आता, चीजें याद नहीं रहती, तो वो फिर स्पेशल नोट्स की तरफ जाते हैं। तो आप अपनी ईज के हिसाब से कौन से नोट्स लेने हैं, क्वेश्चन बैंक लेना है, आप अपनी ईज के हिसाब से ले सकते हैं। ये 9th क्लास की एनसीईआरटीज है, 5th टू 10th, सॉरी 5th टू 9th कंज्यूमर राइट तक। ये जो है 10th क्लास की एनसीईआरटीज को इसका रेफरेंस बनाया गया है। उसके बाद ये जो 11th क्लास की एनसीईआरटी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और आप देख सकते हो उसमें भी जाके। और अगर आप स्टडी मटेरियल लेते हैं, अगर आप ये हार्ड बुक्स मंगवाते हैं, तो आपके घर पे हार्ड कॉपीज भी आ जाएंगी। सॉफ्ट कॉपीज चाहिए इसी कंटेंट की जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। ठीक, ये सारी चीजें कवर हो गई। अब हम हमारा जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हमने पहले क्या देखा था, जो है स्ट्रक्चर्स, मतलब हमने पहले देखा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो एक अलग चीज थी। सेक्टर्स मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तो ये एक अलग चीज है, सेक्टर थे। अब इकोनॉमिक सिस्टम के कि एक सिस्टम होता है कि पूरा सिस्टम कोई काम कर रहा है, तो वो किस तरह का सिस्टम है। तो भाई तीन तरह के सिस्टम है। कौन कौन से हैं, यहाँ पर देख लीजिए। कैपिटलाइजेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं पूंजीवादी सिस्टम, पूंजीवाद या पूंजीवादी सिस्टम। दूसरा यहाँ पे कौन सा है, समाजवाद, सोशलिस्टिक सिस्टम, समाजवादी सिस्टम। तीसरा है मिक्स्ड सिस्टम, मिश्रित सिस्टम। अब आपके माइंड में आ गया सर इनमें डिफरेंस क्या है, तो वही आपको समझना है, और वही इस लेक्चर का मकसद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। अब कैपिटल क्या होता है, पूंजी होता है, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। तो इन ए मार्केट इकोनॉमी आल्सो कॉल्ड कैपिटल, तो जो मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, अगर कैपिटल सिस्टम पूछा जाए तो इसका दूसरा नाम क्या है, मार्केट इकोनॉमी कहते हैं कैपिटल सिस्टम का। ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड दैट आर इन डिमांड। मतलब इसके अंदर क्या होता है, पूंजीवादी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या कैपिटल सिस्टम के अंदर, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर, जो चीजें डिमांड के अंदर है, जिन चीजों की डिमांड है, सिर्फ वही प्रोड्यूस की जाती है। किसी भी चीज की, अगर मान लो कपड़े की डिमांड है तो कपड़ा प्रोड्यूस किया जाएगा, चाहे लोग भूखे मरते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस चीज की डिमांड है वही चीजें जो है प्रोड्यूस की जाएंगी। गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट्स। तो भाई कैपिटल सिस्टम, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो है चीजें सिर्फ और सिर्फ क्या, प्रॉफिट के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं और प्रॉफिट के लिए बेची जाती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो, चाहे वो फॉरेन मार्केट हो। यही चीजें इसमें लिखी हुई हैं, चाहे वो घरेलू घरेलू व्यापार हो या फिर विदेशी बाजार हो, कहीं पर भी बेची जाए, और सिर्फ किसके लिए, लाभ के लिए बेची जाती है। इन ए कैपिटलिस्टिक सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग people not based on what people need but based on purchasing power, the ability to buy goods and services। तो भाई जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, इसके अंदर जो चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं और जो चीजें बेची जाती हैं, वो इस तरह नहीं कि आपको क्या जरूरत है, वो इस तरह से कि आप क्या खरीद सकते हो। इसमें ये नहीं कि कोई गरीब है वो नहीं खरीद सकता तो भाई भूखा मर जाए, इस इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज वन हैज टू हैव द मनी इन द पॉकेट टू बाय इट। मतलब सर्विसेज या गुड्स परचेज करने के लिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो आपकी जेब में पैसा होना जरूरी है। कैपिटलिज्म इनकरेज सेल्फ इंटरेस्ट एंड एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई एक तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है, इसके अंदर पहली चीज क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट, कि खुद का इंटरेस्ट जुड़ा होता है और उसको इंकरेजमेंट मिलती है, कि उसको बढ़ावा मिलता है। दूसरा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से इकोनॉमी को ग्रोथ मिलता है। अगर कोई भी देश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्टिक हो सकता है। उसके बाद देखिए, लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज मच नीडेड बट विल नॉट काउंट एज डिमांड इन द मार्केट सिंस बिकॉज द पुअर डू नॉट हैव द परचेजिंग पावर टू बैक द डिमांड। As a result, this commodity will not be produced and supplied as per the market forces. This system ignores the collective interest of whole economy. The poorer and weaker section of the society become vulnerable to the uncertainties of the market. इसमें क्या है कि कोई गरीब है, उसको क्या चाहिए, उसको छत चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, उसको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए। लेकिन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को इस चीज से मतलब नहीं है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी,
हेल्थ फैसिलिटीज, गुड हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन किनको? जो उनको खरीद सकते हैं, हर किसी को नहीं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी एजुकेशन, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सारी चीजें बेटर होंगी, इसमें गुड होंगी, लेकिन कौन इसको परचेज कर सकता है? जिसकी जेब में पैसा होगा। विदाउट मनी यू कांट बाय एनीथिंग इन दिस द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो जो सबसे पहले जो है यूएसए को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी माना गया था, लेकिन यूएसए भी पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का आज के टाइम पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो। तो आप इसका कोई एग्जांपल नहीं दे सकते, लेकिन किसी टाइम पे यूएसए कैपिटलिस्टिक था। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वो सोच रहा था कि डिमांड जो मार्केट डिमांड करेगी वही चीजें प्रोड्यूस की जाएगी और वही सेल की जाएंगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, इस तरह से मार्केट जो है देश नहीं चलते। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में सारी चीजें आप समझ चुके हो कि जो मार्केट मांग करेगी वही चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी। इसको बोलते हैं डिमांड ड्रिवन, या फिर क्या बोलते हैं? मार्केट ड्रिवन। मतलब मार्केट चला रही है, डिमांड चला रही है इस इकोनॉमी को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, या जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी या मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी इसको कहा जाता है। ठीक है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। तो सिंपल सा था, आपको समझ आ गया। यहाँ पे ये कैपिटलिस्टिक आप समझ गए हैं। उसके बाद दूसरी तरह की इकोनॉमी कौन सी होती है? सोशलिज्म, समाजवाद। अब इसके अंदर देखिए कैपिटलिस्टिक के बिल्कुल अपोजिट है। अब यहाँ पर क्या था? सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर के हाथों में थी। भाई प्राइवेट प्लेयर ही आके यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर का काम क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का काम भी क्या था? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमम जो है लाभ अर्जित करना। अब सोशलिज्म के अंदर क्या होता है? द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। भाई क्या सोसाइटी डिमांड कर रही है, क्या सोसाइटी की जरूरतें हैं, उन जरूरतों के हिसाब से गवर्नमेंट जो है, सरकार डिसाइड करेगी क्या चीजें प्रोड्यूस की जाएं। It is assumed that the government knows what is good for the country's people, so the desire of individual consumers are not given much importance. इसका मतलब क्या है? कि भाई सरकार को पता है कि जो देशवासियों के लिए या उस देश के लोगों के लिए किस चीज की जरूरत है, ना कि कोई इंडिविजुअल क्या डिमांड कर रहा है। भाई किसी इंडिविजुअल को कोई एक चीज चाहिए हो, लेकिन बाकी जो है, अब ये समझिए कि एक कंट्री में 100 लोग हैं, 98% लोग क्या चाहते हैं? कि रोटी कपड़ा मकान अफोर्डेबल हो, और 2% लोग चाहते हैं कि भाई अच्छी एजुकेशन, महंगे स्कूल, महंगी हेल्थ फैसिलिटी हो। तो जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में इन दो की नहीं सुनी जाएगी, इन 98 की तरफ देखा जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कैपिटलिस्टिक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, तो इन दो बंदों की सुनी जाएगी, 98 बंदों को इग्नोर किया जाएगा। ये समझ आया आपको दोनों का डिफरेंस और दोनों में समानताएं? द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस की जाएंगी, हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या मार्केट में जाके उसको सप्लाई किया जाएगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो है गुड्स और सर्विसेज को, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। मतलब पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। और यहाँ पर क्या था? पूरा कंट्रोल प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में था। तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा साथ साथ। In principle, distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on what they can afford to purchase. इसमें इसकी तरफ ध्यान दिया जाता है कि क्या लोगों को वाकई में जरूरत है, क्या उनको चाहिए, ये नहीं कि वो क्या खरीद सकते हैं। क्या पता वो खरीदने को बहुत कुछ खरीद सकते हो, लेकिन उनकी जरूरतें देखी जाएगी। तो मैं 98 और 2% का मैंने बताया एग्जाम्पल, वही इसमें है लिखा हुआ। सोशलिज्म इंश्योर सोशल इक्वालिटी, तो ये सोशल इक्वालिटी इंश्योर करता है। दस ग्रोथ विद सोशल जस्टिस इज द प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। ए सोशलिस्ट सोसाइटी हैज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी सिंस एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट। मतलब इसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्लेयर का इसमें कोई हाथ नहीं है। सारा कुछ कौन ओन करता है? सबका मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास होता है, स्टेट के पास होता है। इन क्यूबा एंड चाइना most of the economics activity are governed by the socialistic principles. In this system, the consumer sovereignty is restricted. Consumer can only consume what the government offers. तो भाई क्यूबा और चाइना देश जैसे देशों में जो है कंट्रोल जो पूरा सरकार के हाथ में है, और सरकार ही डिसाइड करती है कि कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी जो है गुड्स प्रोड्यूस करनी है। कंज्यूमर को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होगा यूएसए, इसका एग्जाम्पल होगा क्यूबा एंड चाइना। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है? ए प्लस बी का मिक्सचर, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। नाम से पता लग रहा है मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? देखिए यहाँ पर तीसरा, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
तीसरा पॉइंट हमारा, कुछ चीजें सरकार के हाथ में है, कुछ चीजें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है, दोनों को जोड़ के क्या बन गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। मोस्ट इकोनॉमिक्स आर द मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। आज के टाइम में कोई भी ना तो पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, ना ही पूरी तरह से कोई सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। सभी में क्या है, मिक्स्ड जो है कॉन्सेप्ट चलता है कि कुछ चीजें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज के हाथ में, प्राइवेट लोगों के हाथ में, और कुछ चीजें सरकार के हाथ में। ऐसा क्यों भाई? अगर कुछ चीजें सरकार अपने पास नहीं रखेंगी तो जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, वो बिल्कुल भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब कहीं भी जाए, गरीब जाए भाड़ में, प्राइवेट प्लेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार का क्या मकसद रहता है कि भाई जो चीजें हम कर सकते हैं, गरीबों का ध्यान हम रखेंगे और देश को आगे आप लोग लेके चलो। ठीक है, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। एक तो गवर्नमेंट, दूसरी मार्केट, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो प्रोड्यूस किया गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी द मार्केट विल प्रोवाइड वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल, एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट द मार्केट फेल्स टू डू सो। मतलब इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट क्या करती है, जो चीज अच्छी मार्केट में डिमांड है वो चीजें तो प्राइवेट प्लेयर जो है पूरी कर देते हैं कि भाई इस चीज की डिमांड है तो ठीक है, हम लोग बना के मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। लेकिन रोटी कपड़ा मकान, बेसिक इसेंशियल, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज ये प्राइवेट प्लेयर नहीं प्रोवाइड करते, तो सरकार कहती है कि जो आप नहीं दे सकते इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज, वो हम प्रोवाइड करेंगे लोगों को। तो इस तरह से जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार और प्राइवेट प्लेयर मिलकर काम करते हैं, मिलकर चलते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड चॉइस टू द कंज्यूमर्स। इसके अंदर जो है कंज्यूमर के पास चॉइस होती है। गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं। भाई आप अपने बच्चे को चाहो तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हो, चाहो तो प्राइवेट स्कूल के अंदर भी पढ़ा सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी पॉकेट में कितनी मनी है, आपकी पॉकेट में पैसा कितना है। आप अपना इलाज चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करा सकते हैं, चाहे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। अब प्राइवेट में आपको पता है कि पैसा जरूर लगेगा लेकिन फैसिलिटीज अच्छी हैं। प्राइवेट स्कूल में भी सेम है। तो बस यही मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, हर जगह यही चलेगा। इट रेजेस कंज्यूमर्स वेलफेयर लेवल। तो इससे क्या, कंज्यूमर का वेलफेयर लेवल बढ़ जाएगा। इट अलाउज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट दैट ट्रिगर द पेस ऑफ ग्रोथ। मतलब इसमें क्या है, प्राइवेट प्लेयर जो आगे आएंगे उसका सेल्फ इंटरेस्ट पूरा होगा, और कहीं ना कहीं अगर किसी का सेल्फ इंटरेस्ट पूरा है तो देश को आगे लेके जाएगा। मतलब बेसिक नीड्स जो है वो तो सरकार दे रही है, बेसिक नीड्स या बेसिक इसेंशियल गुड्स हैं वो सरकार दे रही है, और डेवलपमेंट का काम जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, रिच पीपल्स को चीजें प्रोवाइड करवानी है, वो कौन करते हैं, प्राइवेट प्लेयर। तो डेवलपमेंट प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं। तो इसलिए जिस भी कंट्री ने मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अपनाया है उसमें डेवलपमेंट या तो फास्ट हो गई है या फिर ट्रिगर हो गई है। फास्ट होने का मतलब बहुत तेज हो गई है, ट्रिगर होने का मतलब होनी स्टार्ट हो गई है। तो ये आपको समझ आया कॉन्सेप्ट अच्छे से। एक बार आप मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेना, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को तो एक एक लाइन यहाँ पर पढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी एक बार आपको जरूर पढ़ना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसकी लैंग्वेज आपको भी समझनी है। अब आपने देख लिया कि ये अपने जो है कॉन्सेप्ट समझ लिए। हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि 1947 से पहले इकोनॉमी कैसे थी, ब्रिटिशर ने किस तरह से जो है हमारे रिसोर्सेज का यूज ब्रिटेन को, मतलब कि ब्रिटेन की तरक्की के लिए, ब्रिटेन की डेवलपमेंट के लिए हमारे रिसोर्सेज, इंडियन रिसोर्सेज का यूज किया। यहाँ की एग्रीकल्चर को पूरी तरह से बर्बाद करके जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट था उसको ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल के यूज में प्रयोग किया गया। तो ये लास्ट लेक्चर में आप लोग जो है देख चुके हैं, आप समझ चुके हैं चीजों को, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको याद भी है। नहीं याद, इस लेक्चर को यहाँ पर पॉज करके पीछे वाला लेक्चर एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो, कहीं ना कहीं आपने कुछ नोट किया होगा। जो पीडीएफ आपके पास उसको पढ़ लो, 2-4 मिनट 10 मिनट लगेंगे। ये जो पीडीएफ है सारी पीडीएफ आपकी 15 से 20 मिनट में आप लोग पढ़ सकते हो, सारी नहीं, एक एक पीडीएफ को 15 से 20 मिनट लगा सकते हो आप। तो अब 1947 में भारत आजाद हो गया, ब्रिटिशर हमें छोड़ के चले गए, ब्रिटेन चले गए वापस। अब हम आजाद हो गए तो उसके बाद हमें खुद के पैरों पे फिर से खड़ा होना था, क्योंकि उन्होंने हमारी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था, और जाते वो डिवाइड एंड रूल खेल के गए। इंडिया और पाकिस्तान दो देश बना के चले गए, तो और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। अब पंजाब आपको पता है दो जगह डिवाइड हो गया, गुजरात डिवाइड हो गया, और मतलब पाकिस्तान भी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, बंगाल को इन्होंने तोड़ दिया। तो आपने देखा कि कितना कुछ हो गया। तो अब इकोनॉमी जो है बिल्कुल बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, बहुत बुरा हाल हो चुका था इकोनॉमी का। अब उस इकोनॉमी को उठाने के लिए नए नए आइडियाज दिए गए। उनमें से एक आइडिया था 5 ईयर प्लान्स का, 5 वर्ष, इसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं।
पंचवर्षीय योजनाएं, इनको जो है कुछ टारगेट्स होते हैं। क्या होता है पंचवर्षीय योजना, पहले आप समझिए इसका नाम क्यों पड़ा पंचवर्षीय योजना, कि भाई कोई एक प्लान ऐसा बनाया जाए जिसमें क्या है, उस प्लान का टारगेट क्या था 5 साल, कि उस टारगेट को कुछ टारगेट्स अचीव किए, मतलब कुछ टारगेट डिसाइड किए गए कि 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में हमने ये जो टारगेट्स हैं इनको अचीव करना है। प्लान बनाया गया कि ये टारगेट्स हैं, एक प्लान के अंदर टारगेट सेट किए गए कि इन टारगेट्स को आने वाले 5 ईयर्स में हम लोगों ने क्या करना है, अचीव करना है। इसलिए उस प्लान का नाम रख दिया गया 5 ईयर प्लान। ठीक समझ आई आपको कि पंचवर्षीय योजना क्यों रखा गया उसका नाम 5 ईयर प्लान? नाम रखने का कारण क्या था इसके पीछे का, कि भाई 5 साल का एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया कि 5 साल में हमने ये सब टारगेट्स जो है अचीव करने हैं, ये लक्ष्य हमने हासिल करने हैं। तो ये आप समझ गए 5 ईयर प्लान। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर प्लान जो की है योजना। अब एक जो है क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पूछता है कि 5 ईयर प्लान्स जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो पहले जो जब 5 ईयर प्लान्स चलते थे, अभी 5 ईयर प्लान्स बंद हो चुके हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अब समझिए कि 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम 1950 के आसपास ही हैं, हम अभी तक आगे प्रेजेंट टाइम की बात नहीं करेंगे और प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं बात करेंगे। हम सिर्फ उस टाइम देखेंगे कि उस टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी। तो 5 ईयर प्लान जो है प्लानिंग कमीशन के द्वारा, किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5 ईयर प्लान्स को लागू किया जाता था और बनाया जाता था। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं कि आप और मैं मिलकर 5 ईयर प्लान बना, नहीं, प्लानिंग कमीशन था, जो कि आगे मैं पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में, इसी पैराग्राफ में। तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से। A plan spells out how the resource of the nation should be put to use। एक प्लान का क्या मतलब है, प्लान के अंदर ये डिसाइड किया गया कि किस तरह से देश के रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाएगा इकोनॉमी को बिल्ट अप करने के लिए, वापस से इकोनॉमी को उठाने के लिए रिसोर्सेज का, जो नेशन के रिसोर्सेज को किस तरह से प्रयोग किया जाएगा। Economic planning means the utilization of the country resources into different development activities in accordance with national priorities। तो जो नेशनल प्रायोरिटीज, देश की जो राज्य की पहली प्रायोरिटीज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो है इसके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन यूज किया जाएगा, ना कि किसी इंडिविजुअल का जो है इसमें ध्यान रखा जाएगा। इसमें नेशन को आगे लेके जाना है, नेशन को बिल्ड करना है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि 1950 से 1990 में नेशन बिल्डिंग हो रही थी। क्या हो रहा था, राष्ट्र निर्माण हो रहा था। आगे आप समझेंगे, इस वर्ड को भी देखने को मिलेगा आपको, और कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे क्या मेंस में पूछेगा कि राष्ट्र निर्माण का टाइम पीरियड कौन सा था और राष्ट्र निर्माण में कौन कौन से जो है चीजों ने रोल प्ले किया। तो वो सारी चीजें आप जैसे समझेंगे उसके बाद आप आंसर लिख पाएंगे। It should have some general goals as well as specific objectives that are to be achieved within specific period of time। मैंने आपको बताया कि 5 ईयर प्लान है, तो 5 साल में कुछ जनरल गोल्स थे, सबके लिए भाई रोटी होनी चाहिए, सबके लिए कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, कुछ जनरल गोल्स। और कुछ क्या था उसमें कि कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे कि इनको पूरा करना ही करना है। इन इंडिया प्लान्स वर ऑफ 5 ईयर्स ड्यूरेशन एंड वर कॉल्ड 5 ईयर प्लान्स। तो आपको समझ आ गया। तो ये 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट भारत का नहीं था, ये कहाँ से लिया गया था, ये जो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, आज जो रशिया है वो पहले क्या नाम से जाना जाता था, सोवियत यूनियन। तो उनसे हमने क्या लिया, 5 ईयर प्लान्स। तो एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट किस कंट्री से लिया गया, किस देश से लिया गया। तो वहां पे रशिया भी हो सकता है ऑप्शन में, और ऑप्शन में आपको जो है ये भी देखने को मिल सकता है। द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950। जो प्लानिंग कमीशन है, मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग कमीशन जो पूरा ध्यान रखता है इन चीजों का, तो 1950 में इसको सेटअप किया गया था। प्राइम मिनिस्टर वाज इट्स चेयरमैन। जो इसके चेयरमैन कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए आगे, प्लानिंग कमीशन हैज नाउ बीन अबॉलिश्ड। अब इसको प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। इन फरवरी 2015 इट हैज बीन रीनेम्ड एज नीति आयोग। आगे मैं आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ाऊंगा, बस आप इतना याद रख लीजिए कि पहले प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स बनाता था, लेकिन अब जो है, जो इसको हटा दिया गया प्लानिंग कमीशन को, अब नीति आयोग आ गया है और अब 5 ईयर प्लान्स भी जो है खत्म हो गया, 5 ईयर प्लान्स नहीं चलते हैं। लेकिन जितने पहले 5 ईयर प्लान्स आए थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उन 5 ईयर प्लान्स की वजह से ही हमारा देश भारत आज जहाँ पे खड़ा है, उन्हीं प्लान्स के कारण यहाँ पे खड़ा है। ठीक, तो हमें वो पढ़ने बहुत जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी में उन प्लान्स का क्या रोल है। The role of Niti Aayog is to make policies to accelerate the pace of growth and development in the country. A plan should have some specific goals. The goal of 5 ईयर plans were growth, modernization, self reliance and equity। तो ये कुछ गोल्स थे, नीति आयोग ने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, और इसकी इसी तरह से जो है
जो गोल्स होते हैं 5 ईयर प्लान्स के, वो कौन से? ग्रोथ के, मॉडर्नाइजेशन के, सेल्फ रिलायंस के, इक्विटी के। तो ये जो 4 वर्ड हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों से ही जो पूरे प्लान्स थे, जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे, इन्हीं के आसपास काम कर रहे थे। तो आपको इन चारों वर्ड्स की डेफिनेशंस और कारण मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। आगे लेक्चर में हम यही सब चीजें देखने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब मैंने डेवलपमेंट चैप्टर करवाया था आपको, आपको ध्यान होगा, उसमें उस टाइम मैंने बताया था कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। मैंने दोनों में आपको डिफरेंस भी अच्छे से बताया था। तो आपको याद होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे ग्रोथ का क्या मतलब है वो देख लीजिए। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। कि भाई कंट्री की कैपेसिटी बढ़ गई है आउटपुट प्रोड्यूस करने की गुड्स और सर्विसेज के मामले में। ए गुड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ in the language of economics is steady increase in the GDP, gross domestic product। अब ध्यान कीजिए, मैंने आपको जीडीपी की फुल फॉर्म पहले ही बताई थी कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी बिल्कुल अच्छे से आपको करवाई है जीडीपी। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और जीडीपी की जो है फुल फॉर्म याद कीजिए। जीडीपी को याद कीजिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, होता क्या है। हम लोग पहले देख चुके हैं, आपको पता होगा, तो याद होगा। चलिए आगे देख लीजिए अगर नहीं याद तो। The GDP is the market value of all the final goods and services produced in the country during a year। तो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी क्या होती है? एक वर्ष के दौरान फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू के बराबर क्या होती है? किसी भी कंट्री की जीडीपी होती है। याद रहेगा आपको। इसमें फाइनल आएगा, एग्जामिनर आपको इंटरमीडिएट लिख सकता है, कुछ और वर्ड दे सकता है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है किसी कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं, उसकी मार्केट वैल्यू को उस देश की जीडीपी कहा जाता है, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सिंपल सी टर्म है, आपको 2-3 बार पहले भी मैं करवा चुका हूँ, आज फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं मैं। The GDP of a country is derived from the different sector of the economy, namely the agriculture sector, industrial sector, service sector. The contribution made by each of these sector make up the structural composition of the economy। तो भाई आपको पता है जीडीपी के अंदर क्या है? एक देश के अंदर या एक कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, उनकी मार्केट वैल्यू जीडीपी होती है। अब गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह प्रोड्यूस होंगी? कोई ना कोई भाई सेक्टर प्रोड्यूस करेगा, चाहे एग्रेरियन सेक्टर है, कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, या फिर टर्शियरी सेक्टर है। तो इन सभी का जोड़ ही जो क्या कहलाता है? जीडीपी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलग अलग जो है सेक्टर्स इकोनॉमी के जो भी सर्विसेज डिलीवर करते हैं, उनका जोड़ ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर्स कॉल्ड द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। तो भाई कंट्रीब्यूशन किसका कितना है? अब भारत को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाए, सर्विस सेक्टर आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाए, तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि एग्रीकल्चर का कितना शेयर है जीडीपी में, टर्शियरी सेक्टर का कितना शेयर है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना शेयर है? तो ये चीजें डिसाइड करती हैं। तो इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक संरचना बनती है। तो मैंने आपको ये भी लास्ट लेक्चर में कवर हो चुका है, तो थोड़ा ध्यान कीजिए पीछे वाली चीजों को, अब याद रखा करो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाली चीजें आपको याद होनी चाहिए, लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। नहीं याद रखोगे तो फिर कुछ ना कुछ आपका जो है मिसमैच हो जाएगा, आप लोग एक दूसरे के साथ सीरीज को जोड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए पीछे वाली चीजों को रिवाइज करते रहो। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई रिवाइज करते रहो, रिविजन करते रहो, आप ही का फायदा है। मैं तो यहाँ पर पूरा लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, पूरी चीजें बोल के बता दूंगा, क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, लेकिन उस चीज का फायदा क्या है अगर आपने 2 घंटे लेक्चर सुना और 2 घंटे के बाद समझ में नहीं आया कि मॉडर्नाइजेशन क्या है, जीडीपी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो जब 2 घंटे का लेक्चर खत्म हो या 1-1.5 घंटे का लेक्चर खत्म हो, तो सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए आपकी कि हाँ भाई मैंने 2 घंटे लगाए और अब मुझे काफी सारी चीजें पता है। दैट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप पढ़ोगे आगे बढ़ोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन, नेक्स्ट क्या है? मॉडर्नाइजेशन क्या बोलते हैं? आधुनिकीकरण। अब एक जनरल टर्म में अगर बोले कि भाई वो बहुत मॉडर्न है, भाई अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, वो मॉडर्नाइजेशन या कुछ और? भाई कहीं ना कहीं ये भी एक टर्म है मॉडर्न होने की कि भाई आपके पास अच्छा मोबाइल है आप मॉडर्न है, आपके पास कोई पुराना मोबाइल है तो आप मॉडर्न नहीं है। ये चीजें हैं और यही इसमें लिखा गया है, यही इसमें बताया गया है। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। भाई कोई प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और उस नई टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन को क्या कहा जाएगा? मॉडर्नाइजेशन। कि भाई आपने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, आप मॉडर्न हो गए हो। पहले जो काम जो है मनुष्य करते थे, आज वो काम मशीन्स कर रही हैं, तो आप मॉडर्न हो गए हो। तो उसको कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन का नाम दे दिया। लेकिन मॉडर्नाइजेशन बहुत खतरनाक चीज है, इससे बेरोजगारी पैदा होती है। आगे मैं आपको समझाता हूँ कैसे।
द अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। समझ गए आप, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। Modernization also refer to the change in social outlook, such as recognition that women should have the same right as men। तो भाई इसको भी हम आधुनिकीकरण कहेंगे, इसको भी मॉडर्नाइजेशन मानेंगे। मानेंगे कि भाई आदमी और औरत को बराबरी का दर्जा देना, बराबरी का हक देना इन द ऑल डायरेक्शंस। मॉडर्नाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इम्प्लाइज द यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो भाई मॉडर्नाइजेशन आपको एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने में मदद करती है। एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स लेस लेबर पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो भाई टेक्नोलॉजी, जब ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाओगे तो आपको जो है उसको क्या कहा जाएगा, मॉडर्नाइजेशन कहा जाएगा, और उसमें लेबर कम लगती है। जब आप टेक्नोलॉजी की तरफ, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ज्यादा हो जाती है तो लेबर कम लगती है। इसका एक मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का और लेबर का। पहले क्या होता था कि जो ये टाइपिंग वर्क है, ये जो टाइपिंग वर्क होता है, तो इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो एक तरह का जो हमारा स्टाफ मेंबर है वो टाइपिंग करता था इंग्लिश के अंदर। हम लोगों ने कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया, उसको उसने टाइप करना है। उसके बाद इंग्लिश में एक बंदे ने टाइप कर दिया, ए ने। अब हिंदी के अंदर बी टाइप करेगा जो हिंदी टाइप करना जानता है। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि इंग्लिश में टाइप कर लो, गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से इसको जो है ट्रांसलेट कर लो। तो कहीं ना कहीं बी की जॉब खा गया मॉडर्नाइजेशन। तो यही मैं आपको कह रहा था कि मॉडर्नाइजेशन से क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं जॉब्स जो है खा जाता है। द मॉडर्नाइजेशन क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं आपको बता रहा था। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो रही है इसकी वजह से। अब एक और चीज समझ लीजिए, थोड़ा मैं और प्रैक्टिकली चलता हूँ। पहले आपने देखा था पुराने टाइम में मशीन्स होती थी। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता था, लेट अस सपोज एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर दो मशीनें हैं, इंडस्ट्री के अंदर तीन मशीनें हैं, ए मशीन, बी मशीन और एक सी मशीन। भाई दो बंदे तो ए मशीन पे काम कर रहे हैं, एक और दो। तीन और चार बी मशीन पे काम कर रहे हैं, सी और डी पे पांच और छह। टोटल कितने बंदों को काम मिला, छह बंदों को काम मिला। ये था पुराने टाइम का कॉन्सेप्ट। आज के प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है, और अगर मान लो किसी मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो भी यहाँ पर दो वर्कर जो है, एक्स और वाई दो लोग रखे होते थे, दो मनुष्य या फिर दो मैन्स होते थे जो कि जिनके पास टेक्नोलॉजी होती थी। वो इस मशीन्स को ठीक करते थे, अगर कोई कभी फॉल्ट आ जाए तो ये इसके एक्सपर्ट होते थे। तो कहीं ना कहीं आठ लोगों को रोजगार मिल रहा था। आज मशीन्स क्या है, ए मशीन है, बी मशीन है, सी मशीन है। चलो भाई आज के टाइम पे क्या हो गया है, अगर तीन मशीनें हैं तो उसमें से दो तो ऑटोमेटेड मशीन है, मतलब अपने आप काम करेंगे, इसको कंप्यूटर ऑपरेट करेगा। एक चीज, तो यहाँ पे दोनों, ये जो दो बंदों की जॉब खा गई ये मशीन्स। चार चार बंदे, एक सी और बी की जॉब्स खा गई ये मशीन, चार बंदों का रोजगार गया। ए पे है अभी भी, चलो पुरानी तरह की मशीन यूज कर रहे हैं, तो ये दो बंदों को जॉब अभी भी मिली हुई है। क्योंकि कोई भी मशीनरी है 100% ऑटोमेशन नहीं कर सकती कोई भी इंडस्ट्री, क्योंकि ऑटोमेशन में अगर एक बार फॉल्ट आ जाएगा तो पूरी की पूरी जो है प्रोडक्शन लाइन ठप हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए जो है इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, ऑटोमेशन का सहारा ले रही है, लेकिन साथ साथ में ये दूसरी मशीन्स भी जो है, कन्वेंशनल मशीन्स को भी चलाया जा रहा है। क्योंकि एक चीज, पहले क्या होता था, इसको ठीक करने के लिए दो बंदों की जरूरत थी, ये जो एक्स और वाई बंदे हैं। अब क्या है, एक यहाँ पर रॉबोट आ गया है जो क्या मशीन ठीक करेगा। इस रोबोट को सारी टेक्नोलॉजी का पता है, खुद ब खुद मशीन्स को ठीक कर सकता है। वैसे तो ये ऑटोमेटेड मशीन है, ऑटोमेशन सीएनसी मशीन्स हैं, तो ये खुद को ठीक कर लेती हैं, लेकिन कुछ अगर और ज्यादा फॉल्ट आ गया तो रोबोट इनको ठीक कर देगा। अगर रोबोट भी नहीं कर पाया तो फिर एक बंदा रखा होता है, वो इनको ठीक करेगा, जो एक्सपर्ट होता है। तो मतलब कुल मिला के अब तीन बंदों के पास जॉब रह गई है इंडस्ट्री में। पहले क्या था, छह और दो, आठ बंदों में जॉब थी। तो मतलब पांच जॉब्स कौन खा गया, मॉडर्नाइजेशन पांच जॉब्स को खत्म कर दिया। तो ये पांच जॉब्स किन्हीं लोगों को मिलती तो वो पांच परिवार आगे बढ़ते, उनका पालन पोषण होता, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती, तो कहीं ना कहीं वो भी डेवलप होते। लेकिन ऑटोमेशन से क्या है, डेवलपमेंट तो हो रही है, कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये भी आगे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ध्यान से सारी चीजें अच्छे से करवाई जाएंगी, और आप समझेंगे कि किस तरह से ये मॉडर्नाइजेशन अच्छी भी है और बुरी भी है। ओके, तो आपको यहां तक समझ आया। नेक्स्ट हमारा जो 5 ईयर प्लान्स का जो टारगेट था वो क्या था, सेल्फ रिलायंस, कि भाई आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर से क्या है, इसमें एक बार देख लीजिए। वैसे तो आप समझ गए आत्मनिर्भरता होती क्या है, कि भाई खुद पे डिपेंडेंसी, हर एक चीज आप दूसरों पे डिपेंड नहीं हो सकते। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मतलब एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आपका एक फ्रेंड है ए, आप ए हो, आपका फ्रेंड है बी। बी के पास इकोनॉमी की बुक है, आपके पास इकोनॉमी की बुक नहीं है। भाई आप डेली
बी के घर जाते हो, वहां से इकोनॉमी पढ़ के वापस आते हो, डेली इकोनॉमी बी के घर जाते हो, इकोनॉमी पढ़ के वापस आते हो, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप बार बार आ रहे हो जा रहे हो, उसमें बहुत टाइम लग रहा है। दूसरा है, कई बार बी घर पे नहीं, एक दिन ऐसा हो कि बी घर पे ही नहीं है, आपने पढ़ना था, आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले बी भी कहीं बाहर अपनी कहीं रिलेटिव्स के पास चला गया। पहले आप लोग पड़ोसी थे, अब बी अपने रिलेटिव के पास चला गया और इकोनॉमी की बुक साथ ले गया, कहता है कि जिस दिन एग्जाम होगा मैं अपने रिलेटिव के घर से आ जाऊंगा। अब आपका भी तो एग्जाम है, आपने तो उसके साथ पढ़ना था क्योंकि बुक उसके पास है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप कुछ नहीं करोगे, आप फेल हो जाओगे। फेलियर से बचने के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है कि भाई बी के पास बुक है, इससे अच्छा तू नोट्स बना ले। अगर तू बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है, जो तू पढ़ रहा है उससे क्या नोट्स बना, आप इकोनॉमी की बुक नहीं खरीद सकते। ये एक एग्जांपल है, थोड़ा सा अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इकोनॉमी की बुक नहीं परचेज कर सकते, उतने पैसे नहीं है, तो भाई नोट्स बना लो, नोट्स बनाओ। मतलब नोट्स पूरा बुक का काम तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हद तक कुछ तो हेल्प हो जाएगी, कुछ तो रिवीजन हो जाएगी। अगर आप 100% नहीं भी चीजें याद रख पाए, 100% नहीं भी चीजें आपको मिल पाई, तो एटलीस्ट 50% चीजें तो आपको मिल जाएंगी। यही क्या कहलाती है? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। कि भाई खुद पे निर्भर रहो, दूसरों के भरोसे मत बैठे रहो। कई बार दूसरा क्या है, धोखा दे जाए, दूसरे से खुद कोई उसको खुद को कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो धोखा ना देना चाहे, खुद को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऐसी कंडीशन में फंस जाए कि वो आपके साथ कुछ गलत हो जाए, तो फिर सेल्फ रिलायंस बनना जरूरी है। यही चीजें, अगर एक देश किसी दूसरे देश पे डिपेंड है और जिस देश पे डिपेंड है उस पर अटैक हो जाए, तो फिर दूसरा देश क्या करेगा? देश से समझा देता हूं मैं, एक और एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। इंडिया, ये एक देश भारत है, और ये है रशिया। अब इंडिया का पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान के साथ आपको पता है कि हिंदुस्तान का युद्ध किसी न किसी टाइम पे किसी न किसी वजह से लड़ाई चलती रहती है। हमारे जो बॉर्डर्स बिल्कुल शेयरिंग में है, तो बॉर्डर्स पे कहीं ना मतलब वार जैसी सिचुएशन ऑलवेज बनी रहती है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हथियार। हम लोग हथियारों के लिए हम खुद हथियार नहीं बनाते, हम लोग हथियार रशिया से परचेज करते हैं। हम लोग रशिया पे डिपेंड है, ऑलवेज रशिया पे डिपेंड है। हमने रशिया से काफी हथियार अपने पास रखे हुए हैं, हमने स्टॉक भी रखा हुआ है, हथियार खरीद भी रखे हैं, लेकिन हम खुद नहीं बनाते हैं। रशिया का यूएसए के साथ झगड़ा हो गया, रशिया और यूएसए आपस में युद्ध में उलझ गए। यूएस ने रशिया को तहस नहस कर दिया, रशिया ने यूएसए को तहस नहस कर दिया। अब हमारा जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध लग गया, मान लो, 1 मिनट के लिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है ये, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप समझिए थोड़ा सा चीजों को। कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ युद्ध लग गया, हमारे पास हथियार थे, हमने 5-7 दिन तो मैनेज किया। अब हमारे पास गोला बारूद कम हो गया, हम गए रशिया के पास कि भाई हमें गोला बारूद दे। तो रशिया कहता है भाई मुझे तो खुद युद्ध में फंसा हुआ, मैं आपको कैसे गोला बारूद दे सकता हूँ, मैं आपको हथियार कैसे दे सकता हूँ? तो भाई फिर उस टाइम पे क्या होगा? टाइम पे हम लोग इधर-उधर देखें कि अब क्या करें? इससे अच्छा हथियार हम इंडिया में बनाएँ, चाहे छोटे लेवल के बनाएँ, चाहे छोटे से कम हथियार जो है घातक हो, लेकिन इंडिया के अंदर बनने लग जाए तो हम दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। वैसे मुझे पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या बोलोगे कि सर पाकिस्तान के हथियार हमसे पहले खत्म हो जाएँगे। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, आज के टाइम में ये युद्ध नहीं चलता। आज के इस टाइम में सभी जो है काफ़ी नेशन जो है न्यूक्लियर नेशन हो चुके हैं, वो आगे डिस्कस करूँगा मैं लेक्चर्स में, अच्छे से बताऊँगा। तो आजकल ऐसे युद्ध नहीं रह गए हैं, आजकल तो कोल्ड वार्स चल रही हैं, तो वो भी कोल्ड वार भी आपको बताएँगे क्या होता है। तो उस चीज़ की तरफ नहीं जाते हैं, आप समझ आ गई चीज़ें, दैट इज़ इनफ। नहीं समझ आई तो 10-20 सेकंड पीछे कर लो और दोबारा समझो एग्ज़ाम्पल को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर का क्या मतलब है? 2 एग्ज़ाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की है। और आई होप आपको समझ आ भी गया होगा। ये एग्जांपल्स आप लोग जो है कहीं न कहीं इसको लिख भी सकते हो, ठीक है? लेकिन ये जो दूसरा एग्जांपल है ये पेपर में मत लिखना। ठीक है? क्योंकि वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, प्रैक्टिकल नहीं। हाँ, पहला एग्जांपल प्रैक्टिकल है, वो आप पेपर में भी लिख सकते हो। A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations। तो भाई एक नेशन है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे परचेज कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे प्रमोट कर सकता है? तो या तो वो अपने रिसोर्सेज का यूज करेगा या फिर बाहर से रिसोर्सेज मंगवाएगा। जैसे कि ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने भारत के रिसोर्सेज यूज करके खुद की डेवलपमेंट की थी। ब्रिटेन ने 1947 से पहले यही किया था कि भारत के रिसोर्सेज को यूज किया और खुद डेवलप हो गया। तो इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे देशों से हम लोग रिसोर्सेज। द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान, तो भाई टोटल आज तक 12 5 ईयर प्लान आए, कितने? 12 5 ईयर प्लान आए हैं। और उसके अंदर पहले 7 का क्या था? फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स गेव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। तो पहले 7 प्लान्स का क्या मोटो था कि भाई हमें सेल्फ रिलायंस होना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना। इसके मामले में, खाद्यान्न के मामले में, गुड्स के मामले में, सर्विसेज के मामले में। तो देखिए
which means avoiding import of those goods which could be produced in India itself. जो चीजें भारत में प्रोड्यूस हो सकती हैं तो हम भारत में उनकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो यही कोशिश थी पहले 7 5 ईयर प्लान्स की। अच्छे से समझ आया? नेक्स्ट चलते हैं। दिस पॉलिसी वाज कंसिडर्ड ए नेसेसिटी टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड। कम से कम खाने के लिए हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ये हमारी पॉलिसी की बहुत बड़ी नेसेसिटी थी। ठीक, तो ये आत्मनिर्भर आप, सॉरी 1 मिनट यार, ये इधर उधर हो गया। चलिए, थोड़ा सा 1 मिनट में बैक करता हूँ। ये एक नेसेसिटी थी कि हम फूड के लिए कम से कम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले एक बार ये पैरा जरूर पढ़ना और हिंदी मीडियम वाले ये पैरा जरूर पढ़ लेना। अब देखिए आगे। इट वाज आल्सो फियर्ड दैट डिपेंडेंस ऑन imported food supplies, foreign technology and foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to foreign interference in our policies। भाई अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो वो आपका फायदा उठाएगा। यही चीजें यहाँ लिखी गई है कि भाई इंडिया अपनी सोवरेनिटी खो देता, इंडिया जो है अपना संप्रभुता खो देता अगर ज्यादा किसी दूसरे कंट्री पे जो है ये डिपेंडेंट रहता। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से हमने कहीं पे कुछ ना कुछ नेशन से गलतियां भी हुई हैं, वो भी बताएंगे आपको। ये गलतियां हुई और इन गलतियों से हमने आगे ये चीजें सीखी हैं, तो वो सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। लेक्चर्स के साथ जुड़े रहना, सारी चीजें आपको अच्छे से पता चलती जाएंगी। सारा कुछ एक ही लेक्चर में हम लोग नहीं बता सकते। जैसे कि आप समझिए, आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई वर्किंग है, कोई कैसे भी है, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट है, आपको ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए। उसके बाद लंच टाइम आपका फिक्स होना चाहिए कि इतने कितने बीच आप लोग लंच कर लो, ब्रेकफास्ट टाइम फिक्स होना चाहिए, डिनर का टाइम फिक्स होना चाहिए, उसके साथ थोड़ी बहुत आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट की लाइफ में एक शेड्यूल होता है, तो शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं किया और आपने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों स्किप कर दिए, डिनर कर लिया एक साथ। ऐसा नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं खराब करेगा। या फिर आपने 10 दिन तक खाना नहीं खाया, 11वें दिन इतना खाना खा लिया कि अगले 10 दिन तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको टाइम टू टाइम चीजें कंज्यूम करनी पड़ती हैं अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए। यही चीजें आपको अपनी स्टडी के साथ भी करनी पड़ती हैं कि भाई अगर आप स्टडी अच्छे से करना चाहते हो तो टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करते रहो, टाइम टू टाइम चीजों को सीखते रहो। एक दिन में आप पूरी इकोनॉमी करके बैठ जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। डेली 1 2 लेक्चर देखो, 2 समझ आ रहे हैं 3 4 देखो। तो जितना आप पढ़ते हो, लेक्चर देखते हो, उतना सेल्फ स्टडी भी करो, उतना पढ़ो भी। सिर्फ लेक्चर्स पे डिपेंड मत रहो। लेक्चर्स अभी आसान लग रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो चीजें बहुत आसान लग रही है। मैं जब बंद हो जाऊंगा बोलना, मैं नहीं बोलूंगा, तो उसके बाद इक्विटी का मतलब भी भूल जाओगे, फिर सेल्फ रिलायंस भी भूल जाओगे कि भाई क्या होती है सेल्फ रिलायंस, इक्विटी क्या है। तो चीजों को रिवाइज करना आपकी जिम्मेवारी है और डेली डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे 10 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते, उस तरह 10 दिन का रिवीजन भी आप एक साथ नहीं कर सकते। 10 दिन की चीजों को आप एक साथ रिवाइज नहीं कर पाओगे, याद भी नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो ये आपको आपकी लाइफ में जरूर चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? हिस्सेदारी। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? हिस्सेदारी। तो इक्विटी रेफर टू रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ, uplifting weaker section of the society and a more even distribution of economic power। तो भाई अगर देश सबका है तो सबको बराबरी का हक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर तो दोनों टाइम का या तीनों टाइम का खाना खा के सोता है, गरीब के पास एक टाइम का भी खाना नहीं है। तो यही इक्विटी से मतलब था कि भाई सबके पास थोड़ा थोड़ा, सबके पास होना चाहिए। ज्यादा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, लेकिन सबके पास होना चाहिए। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय themselves may not improve the kind of life which people are living। तो भाई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती, ना ही इकोनॉमिक पावर, सॉरी, ना ही ग्रोथ से, ना ही मॉडर्नाइजेशन से, ना ही सेल्फ रिलायंस से। इससे जो आप लाइफ जी रहे हो, सेल्फ रिलायंस हो गए, आप खुद की लाइफ अपनी अच्छी कर ली, मॉडर्न हो गया, आपने खुद की लाइफ अच्छी कर ली, लेकिन दूसरों की लाइफ के बारे में आप लोग नहीं सोच रहे हो। लेकिन इक्विटी क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शन एज वेल इंस्टेड ऑफ बीइंग एंजॉयड ओनली बाय द रिच। तो ये मैंने बताया कि जो भी सारी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जो भी सर्विसेज है नेशन की,
सबके पास होनी चाहिए। In addition to growth, modernization, and self-reliance, equity is also important. Every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, a decent house, education, and health care, and inequality in the distribution of wealth should be reduced. भाई एक तो बहुत अमीर है जिसके पास इतना पैसा है कि उसको खुद भी पता नहीं उसके पास कितना पैसा है। मतलब एक कंट्री उसमें 10 लोग रहते हैं, 3 लोग तो इतने अमीर हैं कि बहुत ज्यादा अमीर है, 3 लोग उनको पता ही नहीं कि उनके पास कितना पैसा है, और 7 लोग इस तरह से हैं, 7 में से 2 ऐसे हैं जो कि अपना ठीक ठाक कमा लेते हैं, और 5 ऐसे हैं जो कि एक टाइम का खाना खाते हैं और एक टाइम खाना नहीं खाते। तो भाई ये देश मॉडर्न हो सकता है, इन तीनों को देख के लगेगा कि ये मॉडर्न है देश, सेल्फ रिलायंस भी लगेगा कि हाँ ठीक है सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे देश में जो है प्रॉपर सरकारें काम नहीं कर रही है, इस देश में इक्विटी नहीं है। इक्विटी के लिए क्या है कि भाई ठीक है इन तीनों के पास पैसा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन 5 के पास 2 वक्त का खाना तो कम से कम होना चाहिए। खाना है तो फिर उनके पास मिनिमम हेल्थ फैसिलिटीज उनके पास होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इक्विटी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं इक्विटी भी हमारा जो है 5 ईयर प्लान के अंदर एक गोल था, एक मोटो था, एक टारगेट था। ठीक है, तो इक्विटी आप एक बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो साथ साथ, बाद में अगर आप पीडीएफ से एक साथ पढ़ना चाहो तो एक साथ भी पढ़ सकते हो। उसके बाद है हमारा एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से तो आप समझ गए कि एग्रीकल्चर क्या है, लेकिन 5 ईयर प्लान के अंदर क्या किया गया था, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया था। कैसे? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर आपको पता है जब कॉलोनियल पीरियड था तो उन्होंने क्या, जिसके पास हजारों एकड़ है वो हजारों एकड़ का मालिक बना रहेगा, और ना ही तो उस टाइम पे कोई इक्विटी थी और ना ही कोई ग्रोथ हुई थी। भाई किसी के पास अगर 1 एकड़ है तो वो भी सेल हो जाती थी, कौन खरीद लेता था, ये 1000 एकड़ वाला। तो उस टाइम पे ना ही कोई इक्विटी थी और ना ही कोई यहाँ पे इक्वालिटी थी, और ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया था। द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया had to address these issues, which they did through land reforms and promoting the use of high yielding variety seeds, whichever ushered in a revolution in Indian agriculture. भाई जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई एग्रीकल्चर लैंड थोड़ा थोड़ा सबके पास होना चाहिए, ताकि लोग सेल्फ सफिशिएंट अपने लिए तो प्रोड्यूस कर सकें, ज्यादा नहीं तो मतलब खुद इतना प्रोड्यूस कर सके कि वो अपने लिए खाना खा सकें या अपने परिवार का पालन पोषण वो कर सके, तो इतना तो होना चाहिए। तो पॉलिसी मेकर्स ने ऐसा सोचा, और इसको करने के लिए आगे फिर कौन कौन से चेंजेस हुए थे, तो उसके बाद लाए गए लैंड रिफॉर्म्स, कि भाई जिसके पास 1000 एकड़ है तो भाई 1000 एकड़ वाला इतना अमीर है, तो एक लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या किया गया अच्छे से आपको मैं आगे बताऊंगा। तो बोलते हैं भूमि सुधार हिंदी में, कृषि से समझ गए आप लोग। तो भाई इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर का जो बेस्ड, हमारा जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड थी। अब लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, भूमि के अंदर सुधार लाए गए, कौन कौन से? ब्रिटिश रूलर हैड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू लैंड टेन्योर सिस्टम इन इंडिया। आपको पता है उन्होंने जो है 3 तरह की सिस्टम यूज किए थे, जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम और रियायतवाड़ी सिस्टम। आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने जो है डिस्कस किया था। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो है ये जमींदार थे, बहुत अमीर थे, महलवाड़ी इनके पास बहुत पैसा था, रियायतवाड़ी सिस्टम जो कि इनके हेड थे उनके पास पैसा था, लेकिन आम जनता के पास जो एक्चुअल में लैंड का मालिक है, जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, उसके पास कुछ नहीं, तो वो बिल्कुल गरीब था, उसकी हालत बहुत दयनीय थी, बहुत बुरी थी। तो अब यहाँ इसमें लैंड रिफॉर्म्स किए गए। इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए? लैंड सीलिंग लगाई गई। लैंड सीलिंग से क्या है कि भाई अगर किसी के पास 1000 एकड़ है तो वो 1000 एकड़ उसके पास नहीं रहेगी। एक लैंड सीलिंग का एक ऐसा किया गया, एक डिसाइड की गई, एक लिमिट डिसाइड की गई कि इस लिमिट के अंदर ही आपके पास लैंड हो सकती है, चाहे वो 100 एकड़ हो, कि भाई एक पर्सन के नाम पे सिर्फ 100 एकड़ हो सकती है। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि एक पर्सन के पास 100 एकड़ हो सकती है। अगर किसी की फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो 500 एकड़ ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा वो जमीन नहीं रख सकता, इससे ज्यादा उसके पास नहीं होगी। वो जो बाकी 500 एकड़ है वो गवर्नमेंट एक्वायर करेगी और उन लोगों को देगी जो उस पर काम करना चाहते हैं, जो उस पर खेती बाड़ी करना चाहते हैं। तो ये लैंड सीलिंग कॉन्सेप्ट उस टाइम लाया गया था। और इसके अलावा और बहुत कुछ किया गया था। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स व्हिच प्राइमरी रेफर टू द चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्टेप्स वर टेकन टू अबॉलिश इंटरमीडिएरीज टू मेक द टेलर द ओनर ऑफ द लैंड। तो भी पहले जो ये जमींदार थे, महलवार थे, ये बिचौलिए थे, इसके बीच में, किसानों के बीच में और
सरकार के बीच में बिचौलिए थे, ये जमींदार रैयतवाड़ी। सरकार ने क्या किया, इन बिचौलियों को, इंटरमीडिएट्स को खत्म कर दिया। किसानों से अब सीधा डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्ट में सरकार आएगी, जो भी टैक्स देना है आपने सरकार को देना है, और जो है इस पे टैक्स फ्री कर दिया गया, लैंड को तो टैक्स फ्री कर दिया गया था। और आज भी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता है इंडिया के अंदर। लैंड सीलिंग समझ गए आप। द पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। समझ गए आप, मैं आपको बता चुका हूँ। Land reforms were successfully in Kerala and West Bengal because these states had governments committed to the policy of land titles, where other states did not have the same level of commitments, and vast inequality in land holding continues to this day। ये जो केरल और वेस्ट बंगाल के अंदर जो है ये लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से लागू हो गए, क्योंकि वहां पे सरकारों ने ये जो है पॉलिसी पे क्या है कमिटमेंट किया था और उसको काम भी किया, लेकिन बाकी स्टेट्स में आज तक भी नहीं है। आपको पता होगा, आपके आस पड़ोस में भी कई परिवार ऐसे होंगे जिनके पास हजारों एकड़, सौ सौ दो दो सौ एकड़ जमीन है, और कई परिवार ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ लैंड लेबर, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या फिर नरेगा के काम पे जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो नरेगा पे काम पे जाते हैं, उनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई घर में सरकारी नौकरी नहीं है। इतना बुरा हाल है, और कई लोग इतने मतलब कि बड़े-बड़े सरदार बने बैठे हैं, बहुत बड़े-बड़े शाहूकार बने बैठे हैं, कि उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। तो कुछ स्टेट्स में ये लागू नहीं हो पाई, और केरल और वेस्ट बंगाल में अच्छे से लागू हो सकी। तो लैंड रिफॉर्म समझ गए, भूमि सुधार क्या चीज है। उसके बाद देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन। अपने ग्रीन रेवोल्यूशन पीछे समझ चुके, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। तो जब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया, तो उस टाइम पे जो है वीट और राइस दोनों की, वीट और राइस की जो प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई थी। सबसे पहले वीट की प्रोडक्शन बढ़ेगी, दूसरे नंबर पे राइस की प्रोडक्शन बाद में आई। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया, क्योंकि पहले क्या था, जो कॉलोनियल टाइम के अंदर, कॉलोनियल टाइम में एग्रीकल्चर की हालत बुरी हो गई थी, और जो एग्रीकल्चर जिनके पास 1 या 2 एकड़ लैंड थी, वो 1 या 2 एकड़ लैंड पे काम करने की बजाय, कुछ चीज़ उगाने की बजाय वो दिहाड़ी मज़दूरी करना प्रेफ़र करते थे। क्योंकि इसमें ये था कि पता नहीं चीज़ें उगेंगी या नहीं उगेंगी, मतलब पूरे पहले 6 महीने मेहनत करो और लास्ट में ज़ीरो हाथ में आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये मतलब कि लेबरर बन गए, डेली वेजेस कि कम से कम डेली कुछ ना कुछ मिलता तो है, कि घर पे आके शाम को उससे जो पैसा मिलता है उससे कुछ कमा के हम लोग खा तो सकते हैं। तो इसको जो है ठीक करने के लिए सरकार ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। इसको लाया गया, एग्रीकल्चर को जो बढ़ाया जा सके। एग्रीकल्चर अगर फ्लरिश करेगा, फलेगा फूलेगा, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे। उन प्रोडक्ट्स को सेकेंडरी जो है सेक्टर है, वो क्या है, रॉ मटेरियल के रूप में यूज करेगा। इसलिए जो है ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ा जो है अच्छा रोल प्ले किया। और सबसे पहले जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ तक जो है बहुत ज्यादा अच्छा इन्होंने जो है रिजल्ट जो है दिए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्राइमरली बेनिफिटेड द व्हीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली। सबसे पहले क्या था, व्हीट ग्रोइंग रीजन्स को फायदा हुआ था, और उसके बाद में जो है सेकंड फेज में बाकी मतलब चीजों के लिए भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है आए थे। यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप इसको देख सकते हो। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आने से क्या हुआ, कि पहले जो किसान खुद के लिए नहीं कमा पाता था, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या फायदे हुए, हरित क्रांति से क्या क्या बेनिफिट्स हुए, समझिए थोड़ा सा। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन से जिसके पास 1 या 2 एकड़ जमीन थी, वो कोई काम नहीं करता था, उसने काम करना छोड़ दिया था। जो 100 एकड़ वाला था, वो भी अपने लिए काम करता था, लेकिन वो अपने लिए प्रोड्यूस कर पाता था या थोड़ा बहुत कहीं बाहर बेच पाता था। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, तो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, वेस्टर्न यूपी में व्हीट की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई। तो अब 1 से 2 एकड़ वाला भी काम करने लग गया, 100 एकड़ वाला भी अच्छे से काम करने लग गया। इससे क्या हुआ, हम फूड सफिशिएंट हो गए, हमारे पास सफिशिएंट फूड था खाने के लिए। अब हम कम से कम भूखमरी से हमारा देश आजाद हो चुका था, भूखमरी से हम लोग बाहर आ चुके थे। फूड सफिशिएंट है, इसका क्या मतलब है, हम लोग सेल्फ रिलायंस हो गए थे। मतलब हमारी डिपेंडेंसी फूड के लिए दूसरी कंट्रीज पर खत्म हो गई थी। अब हमारे पास क्या हो गया था, बफर करने लायक हो गए थे, सरप्लस हो गया। सरप्लस को क्या करते हैं, अगर कोई चीज आपके पास ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस। अगर सरप्लस होगी तो क्या कर लेंगे, हम बफर कर लेंगे, बफर स्टॉक। तो फूड को क्या करने लगे, स्टोर करने लगे। क्यों स्टोर करने लगे, अगर किसी टाइम पे बारिश नहीं आएगी, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, कोई महामारी आ गई, या कोई अगर फसलों को कोई बीमारी खा गई, कुछ खराब हो गई, तो उस टाइम पे हम इस बफर स्टॉक का यूज करेंगे, और गवर्नमेंट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ये चीज, ये खाना हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन ने इन सभी चीजों को बूस्ट अप दिया,
तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ये फायदा हुआ। और जीडीपी में भी ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन बढ़ा, लेकिन जो है एक्चुअल में जीडीपी के में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, लेकिन जो एग्रीकल्चर ने डिक्लाइन ही हुआ है। मतलब लोगों के पास खाना आ गया, पॉपुलेशन उस टाइम पे क्या पॉपुलेशन बढ़ने लग गई थी, पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। पहले क्या था कि भाई यहाँ पे समझिए, पहले देश में 100 लोग थे, जीडीपी में 50 लोग काम करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में 50 लोग काम करते थे और इतना ही शेयर था। अब यहाँ पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 200%, 200 होगी पॉपुलेशन। अब भी 50% लोग ही काम कर रहे हैं, मतलब 100 लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ रही थी, लेकिन साइज बढ़ रहा था जीडीपी का। ठीक समझ गए आप लोग? तो ये चीजें लिखी हुई है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके या फिर आप वीडियो के बाद में, लेक्चर के बाद में इन चीजों को पढ़ लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी हरित क्रांति से संबंधित। नेक्स्ट देखिए, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इंडस्ट्री एंड ट्रेड, अब मैंने आपको एक चीज अभी बताई है, फिर से बताता हूं मैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका जो प्रोडक्ट होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो चीज हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, वो चाहे वीट हो, वो राइस हो सकता है, वो टोमेटो हो सकता है, वो पोटैटो हो सकता है, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो दूसरा सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता क्या है, यहाँ पे केचप बनती है जिसको सॉस बोलते हैं, केचप, पोटैटो चिप्स बनते हैं। अगर यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के टमाटर, अच्छी क्वालिटी के पोटैटो हो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के व्हीट राइस हो रही हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगी। अब हम अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रोड्यूस कर पाएंगे। पहले हमारा रॉ मटेरियल ठीक ठाक था, अब रॉ मटेरियल अच्छा होने लगा है, रॉ मटेरियल की क्वालिटी बढ़ गई है, क्वालिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई है। तो क्वालिटी क्वांटिटी जब बढ़ जाएगी तो भाई इसकी जो प्रोडक्ट के अंदर भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएंगे। जब दोनों बढ़ेंगे तो भाई पहले इंडस्ट्री क्या थी, सबसे पहले हमने इंडस्ट्री से चीजों को बनाया और अपनी डोमेस्टिक मार्केट में क्या किया, सेल किया। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर घरेलू जो है हमारी मार्केट थी, घरेलू बाजार में बेचा। उसके बाद हमारे पास इतना ज्यादा हो गया कि हमने उसको स्टॉक करना शुरू कर दिया, हमने बफर करना शुरू कर दिया कि हम बुरे टाइम के लिए बचा के रखते हैं, बफर हो गया। अब क्या होगा, बफर भी हो गया, डोमेस्टिक मार्केट भी अच्छे से उन्होंने खा लिया सामान, अब ज्यादा हो गया हमारे पास, बफर से बढ़ गया। तो अब क्या करेंगे हम, फॉरेन ट्रेड, अब चीजों को हम बाहर बेचना शुरू कर देंगे। बाहर बेचना शुरू करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं कुछ चीजों की हमें भी जरूरत है, हम बाहर से चीजें मंगवाना भी शुरू कर देंगे कि भाई आदान प्रदान करना आसान रहता है, कि एक साइड शिप कुछ लेके जा रहा है, तो अगर इधर कुछ लेके जा रहा है तो वापस ही आते हुए जब खाली आएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ से ले आएगा। तो फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसमें क्या ध्यान दिया गया, हैवी इंडस्ट्री पर जोर दिया गया, हैवी इंडस्ट्री पर। भाई हम आजाद हो चुके हैं, अब हमें इंडस्ट्री के लिए दूसरे देशों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, हम अपने देश के अंदर हैवी इंडस्ट्री बनाएंगे, हैवी इंडस्ट्री लगाएंगे। उसके लिए पहले हमने कई देशों से मदद ली है, आगे देखेंगे किसके देश से मदद ली है। हैवी इंडस्ट्री जो है भारत के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, कब की गई, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर। अब आपने, मैंने बोल दिया कि सेकंड 5 ईयर प्लान, आपके माइंड में पता नहीं आया कि ये सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया, तो याद रख लीजिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसकी डेट है 1951 से 1956 तक। यह है पहला 5 वर्षीय योजना। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान कब था, अब 1956 से 61 तक, 1961 तक जो है सेकंड 5 ईयर प्लान था। तो ये हो गया। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे। सेकंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री पर जोर दिया गया ताकि हम इंडस्ट्री के अंदर भी सेल्फ सफिशिएंट हो सके, सेल्फ रिलायंस हो सके। उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए, द पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वुड हैव टू बी complementary to those of public sector, with the public sector leading the way in accordance with goal of the state controlling commanding height of the economy. The industrial policy resolutions of 1956 was adopted on the 30th अप्रैल 1956। तो भाई एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, उसमें क्या कहा गया कि भाई जैसे देखिए, आप एक, कोई भी एक पर्सन है ए, इसको बोल दिया जाए कि भाई आपके पास 1,000 रुपया है तो आप एक इंडस्ट्री खड़ी कर लो। ये कहेगा कि ठीक है 1,000 रुपए में, अब 1,000 रुपए में नहीं होगी लेकिन 1,000 करोड़ रुपए में होती है। मैं मानता हूँ कि इसके पास 1,000 करोड़ रुपया है, ये इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है।
इसने बोला कि ठीक है, आपके कहने पे सरकार ने कहा कि सर आपके पास पैसा है, तो आप एक काम कीजिए, एक इंडस्ट्री खड़ी कर लीजिए। इसने 750 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। तो ये इंडस्ट्री खड़ी करने से पहले, इंडस्ट्री लगाने से पहले पूछेगा कि भाई क्या श्योरिटी है कि जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा वो बिकेगा ही बिकेगा। तो सरकार ने कहा कि भाई एक तो आपको टैक्स में छूट हम लोग देंगे, दूसरा आपका प्रोडक्ट सेल होगा, वो हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा, लोग आपकी जो है प्रोडक्ट को खरीदेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, सरकार ने ये कहा कि जब तक आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 750 करोड़ रुपए लगाई है, जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट निकल नहीं जाती, हम लोग किसी दूसरे को इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करने देंगे, बाहर से या किसी दूसरे बंदे को इस इंडस्ट्री में हम लोग नहीं आने देंगे। इससे क्या होगा, एक के पास सिक्योरिटी आ गई कि ठीक है, मैं इंडस्ट्री अगर लगाता हूँ 750 करोड़ रुपए, तो भाई मेरी इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी, मुझे भी फायदा होगा, और इंडस्ट्री आने से क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, जो कि सरकार का मकसद है लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराना। अगर किसी एक घर में एक जॉब लग जाती है, तो वो अपने परिवार के लिए अच्छी हेल्थ का इंतजाम कर सकता है, अच्छी एजुकेशन का इंतजाम कर सकता है, और अच्छे खाने का इंतजाम कर सकता है। ठीक है, अगर खाना अच्छा होगा, अच्छा फूड होगा, तो आपकी हेल्थ भी ऑटोमेटिक अच्छी होने लग जाएगी। आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा बर्गर, पिज्जा या फिर जो फैटी फूड या तला भुना ज्यादा खाते हैं, तला हुआ या जो ऐसा कुछ होता है, वो कुछ ज्यादा खाते हैं, तो उनकी हेल्थ जो है इतनी अच्छी नहीं होती। और दूसरी तरफ जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, उनकी हेल्थ थोड़ी अच्छी होती है इनके मामले में। अगर आप ये चीज़ अपनी डाइट में ऐड करेंगे, तो फिर आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। ये है एक दूसरा कारण, मतलब जो अमीरी के कारण आप अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो। एक ये है कि भाई खाने के लिए गंदा खाना मिल रहा है, वो तो अगर जॉब मिल जाती है, तो वो गंदे खाने से लोग खाना छोड़ देते हैं, अच्छा खाना खाने लग जाते हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा ये जो है, ये अमीरों के, इसको क्या बोला जाता है, अमीरों के चोचले बोलते हैं। आपने शायद सुना होगा ये चीज़ कि भाई ज़्यादा पैसा होने से भी उनकी हेल्थ खराब हो गई, तो ये जानबूझकर हेल्थ खराब की जाती है। हाँ, कभी-कभार मंथ में एक बार पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, वो अलग चीज़ है। हमारी जो बॉडी है, वो बर्गर, पिज़्ज़ा जैसी नहीं है। ठीक है? और जो बच्चा ज़्यादा बर्गर और पिज़्ज़ा कंज़्यूम करता है, उसका फिर बॉडी भी बर्गर, पिज़्ज़ा जैसी हो जाती है। वो आपको दूर से दिखता है कि भाई ये है बर्गर, पिज़्ज़ा, जितना खाया है उतना ही पेट पे जमा हो गया। वो तो एक अलग चीज़ है। आगे देखिए यहाँ पर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द रेज़ोल्यूशन क्लासिफाइड, यहाँ पे हिंदी के अंदर बताता हूँ मैं आपको। द रेज़ोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज़। तो भाई रेज़ोल्यूशन लिया गया कि हम लोग इंडस्ट्री को आगे लेके जाएँगे, तो उसमें इंडस्ट्री को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट कैटेगरी, कंप्रोमाइज्ड कंप्राइज्ड इंडस्ट्री व्हिच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। पहली तरह की इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के कंट्रोल में रहेगी। उसके अंदर 7, इस कैटेगरी में 17 इंडस्ट्रीज थी, जिसके अंदर था आर्म्स, एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवेज, शिपिंग। तो ये सारी सरकार के कंट्रोल में रहेंगी। दूसरी तरह की इंडस्ट्री जो है 12 इंडस्ट्रीज थी। उसके अंदर क्या था, वो प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन रहेंगी, कि ओनरशिप स्टेट के पास रहेगी, लेकिन उसको जो है राज्य ही चला, मतलब ओनरशिप स्टेट के पास है, लेकिन काम जो है प्राइवेट प्लेयर करेंगे। The state would take the initiative of setting up industries and the private sector will supplement the efforts of the state. It includes industries like aluminium, other mining industries, machine tools, fertilizers, etc. तो ये थी दूसरी तरह की इंडस्ट्रीज। तीसरी तरह क्या था, तीसरी तरह की इंडस्ट्री की थी, क्या थी, थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज दैट वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। जो तीसरी तरह की जो इंडस्ट्री थी, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में थी। नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस ए लाइसेंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो भाई गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी। तो 3 तरह की इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो आप इसको समझ सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। In the 1955, the Village and Small Scale Industries Committee, also called Carve Committee, एक कार्वे कमेटी है जिसका क्या नाम है, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी थी, जिसको कि कार्वे कमेटी भी कहा जाता था। नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। अब कैसे, भाई एक बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि 750 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री, 750 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री भाई छोटे मोटे शहर में तो लग नहीं सकती, जिसमें कि भाई 2000 लोग रहते हैं, तो 2000 लोगों से क्या हो जाएगा, इसकी तो लेबर ही पूरी नहीं हो पाएगी 750 करोड़ इंडस्ट्री की। तो भाई अगर इन 2000 लोगों को जॉब प्रोवाइड करानी, तो क्या करना पड़ेगा, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जिसको कि सरकार ने प्रमोट किया कि रूरल डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, और उसके लिए जो जो कार्बी कमेटी 1955 में बनाई गई थी। और इन्होंने जो है, बिल्कुल इन्होंने माना
कि बड़े लेवल पे जो है ये लोगों को रोजगार दे पाएंगे। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये बड़े लेवल पे, देखो अभी दो गांव के बीच में, अब यहाँ पे एक गांव ए है और एक गांव बी है, यहाँ पर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा दी गई, तो इस गांव के लोग भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, इस गांव के लोग भी यहाँ पर जो है काम कर सकते हैं लेबर के रूप में, या फिर और भी जो है जितनी भी इसके अंदर चाहिए फैसिलिटीज वो यहाँ पर जो है काम कर सकते हैं फैकल्टीज के रूप में। और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए रिस्क भी कम है, बड़ी इंडस्ट्री का रिस्क भी बहुत ज्यादा है, जितनी ज्यादा अमाउंट होती है रिस्क उतना ही बढ़ जाता है, तो छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए रिस्क भी कम है और जॉब्स भी जल्दी प्रोवाइड हो जाती थी लोगों को, और मोर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो रहा था। ठीक, ये समझ गए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या किया गया, शील्ड किया गया लार्ज स्केल इंडस्ट्री से। भाई जो चीज आप बना रहे हो इसमें क्या था, अब एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, मतलब एक एक लाइन एक एक एग्जांपल से समझ आती है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये क्या कर सकता है, इसके पास हजारों करोड़ रुपए है, 1,000 करोड़ रुपए है इसके पास भी। एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, इसके पास 10 लाख रुपए है। तो इसने क्या किया, इसने एक डेयरी ओपन की, और उस डेयरी से क्या किया इस बंदे ने, 10 लाख से इसने 4-5 बंदों को काम दिया कि डेयरी पे ये दूध लेके आते थे गांव घर घर जाकर, उसके बाद उसको प्यूरिफाई करके पैकेट्स में भर के जो है घर घर पहुंचा देते थे जिनको उसकी जरूरत थी। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसमें 10-15 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को रोजगार मिल गया। अब ये 1,000 करोड़ है इसके पास, ये कहता है कि भाई इस बिजनेस में मैं भी आ जाऊंगा। जब ये आएगा तो भाई ये एड्स ज्यादा करवाएगा, प्रमोशन ज्यादा करवाएगा, तो भाई ये बंदा, इसका तो 10 लाख डूब जाएगा ना। सरकार ने क्या कहा कि भाई जो आप काम करोगे उसका लाइसेंस फिर इस इंडस्ट्रीज को नहीं मिलेगा, हम आपको खुद बचा के रखेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर दिस पर्पज प्रोडक्शन ऑफ द सेवरल प्रोडक्ट्स वाज रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो भाई कुछ प्रोडक्शन जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या कर दिया गया, उसको रिजर्व कर दिया गया कि उस चीजों में जो हैवी इंडस्ट्रीज चीजों में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट था, काफी इंपॉर्टेंट था, आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी इसमें। उसके बाद है ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन। अब देखो स्टूडेंट्स, हम एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंस हो गए, हमने अच्छा कमा लिया, अच्छा प्रोडक्ट बनने लगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनने लग गया। इंडस्ट्री में हम लोग क्या है, फिर इसका रॉ मटेरियल यूज होने लगा तो इसके प्रोडक्ट अच्छे होने लगे, हम सेल्फ रिलायंस होने लगे। इसके बाद हमने अपनी व्यापार नीति में कुछ चेंजेस करने शुरू कर दिए कि भाई हमारे पास सरप्लस है तो अब हम बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे, बाहर से इंपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो और बहुत सारी चीजों के लिए क्या होता है कि रास्ते खुल जाते हैं। तो देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इंडिया अडॉप्टेड वाज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी। इन फर्स्ट 7 plans, trade was characterized by what is commonly called an inward looking trade policy। तो भाई पहली 7 को क्या कहा गया है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी कहा गया है। टेक्निकली दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इसको जो है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्सटीट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शंस। इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। भाई जो देश की छोटी इंडस्ट्री उसको बचा के रखा जाएगा बाहर की कंपटीशन से भी। The policy of protection was based on notion that industries of developing countries were not in a position to compete against the goods produced by more developed economies। तो बिल्कुल ठीक है भाई, मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था आपको कि भाई एक बंदा है, वो इंडस्ट्री लगाई है किसी बंदे ने, एक ए इंडस्ट्री है, ये दिन में 100 प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अगर ये एक प्रोडक्ट की वैल्यू 2 रुपए रखते हैं तो इसको 200 रुपीज इनकम होगी, बाकी सारे खर्चे निकाल के ये कुछ ना कुछ बचा लेगा। एक छोटी इंडस्ट्री है बी, ये सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही बना पाते दिन में, अगर ये 2 रुपए रखेगा तो सिर्फ 20 रुपए बने इसके, तो बाकी खर्चे कैसे निकलेंगे। तो ये छोटी इंडस्ट्री तो इसको अपना प्रोडक्ट या तो 4 या 5 रुपए में बेचना पड़ेगा ताकि कुछ ना कुछ इनकम इसको हो, ताकि ये अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा सके। और अगर कोई डेवलप्ड कंट्रीज है तो वो क्या करेंगे, जैसे ये है ए कंट्री है, ये बी कंट्री, इसकी ये मार्केट है, ये बी कंट्री की मार्केट है, बी का प्रोडक्ट यहाँ बिक रहा है 5 रुपए में, ए का बिक रहा है 2 रुपए में। तो भाई कस्टमर इतना स्मार्ट है, वो 2 वाली साइड जाएगा, वो 5 वाली साइड नहीं जाएगा। तो इन बी इंडस्ट्री को बचाने के लिए
हम क्या कर देते हैं, फिर टैक्स इंपोर्ट करते हैं, जिसको कि इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था। तो कहीं ना कहीं सारे लेक्चर एक दूसरे के साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो पिछली चीजें याद रखना, ठीक है। इट वॉज अज्यूम्ड दैट इफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड दे वुड लर्न टू कम्पीट ओवर टाइम। कुछ टाइम बाद भाई वो भी कम्पीट करना सीख जाएंगे। द proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 13% to 24.6%। 1950-51 में सिर्फ और सिर्फ 13% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था, और 1990 में 24.6% जो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज जो है काफी डेवलप्ड हो चुकी थी हमारी इंडस्ट्रीज। द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स वाज इंप्रेसिव। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। तो भाई पहले 7 5 प्लान्स के अंदर इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड प्रोडक्शन के मामले में। तो ये था पूरा आपका चैप्टर कि इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक किस प्रकार की थी। हालांकि 1 घंटे में ये सारी चीजें समझना थोड़ा मुश्किल था, समझाना भी थोड़ा मुश्किल था, फिर भी मैंने सारी चीजों को इंक्लूड किया है। आसान क्यों हो सका, आसान कैसे बन गया, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी जो बेसिक्स थे वो जो बेसिक्स थे वो पहले क्लियर हो चुके हैं। तो पहले आपने 10 लेक्चर देखे हैं, बेसिक्स आप उसमें क्लियर करके आ गए हैं, तो उसके बाद आगे एडवांस चीजें ही आपने इस लेक्चर के अंदर देखी हैं। अगर ये 10 लेक्चर भी साथ में, अगर बेसिक भी साथ में करवाने पड़ते, तो ये जो 11वां लेक्चर है ये 10 घंटे का हो जाता। कितने आवर्स का? 10 आवर्स का हो जाता। तो इसलिए अब अगला लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर, वो तब समझ आएगा जब ये 11 लेक्चर्स का पूरा कंटेंट आपको याद होगा, एटलीस्ट पता होगा। याद नहीं है तो पता होनी चाहिए चीजें कि इस तरह से काम करती हैं। एक्चुअल फिगर्स नहीं याद भी हैं, आंकड़े नहीं याद तो क्या हो गया, आंकड़े हम बाद में याद कर लेंगे रिवीजन के टाइम पे। तो हम करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर इन डिमांड। तो भाई डिमांड के कारण किसमें जो है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी मांग होती है। जो मैंने बोला था डिमांड ड्रिवन, एक वर्ड यूज किया था, डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। कौन सी होती है वो? कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। राइट आंसर है ए, पूंजीवादी। जो डिमांड होगी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वही चीज प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट व्हाट पीपल कैन अफोर्ड टू परचेज। भाई कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जो ये, यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणाली लोगों की जरूरतों पर आधारित है, ना कि इस बात पर कि लोग क्या खरीद सकते हैं। जरूरतों का क्या ध्यान कौन रखता है? समाजवाद, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिज्म। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट एंड मार्केट टुगेदर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट विच इज प्रेजेंट इन। गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर दोनों साथ में है, तो ये कौन सी इकोनॉमी है? ये मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। सिंपल है क्वेश्चंस। सिंपल क्यों लग रहे हैं? क्योंकि थ्योरी आप अभी पढ़ के आए हो। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन द ईयर। प्लानिंग कमीशन किस वर्ष जो है सेटअप किया गया? 47, 50, 51, 60। भाई हम पढ़ के आए, प्लानिंग कमीशन 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, 1950। नेक्स्ट चलिए आगे। इंडिया बोरोड 5 ईयर प्लान्स फ्रॉम। भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं कहां से उधार ली हैं? तो ये 4 ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या है? सोवियत यूनियन। आप ऊपर पढ़ के आए हैं तो आपको ये याद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो भाई क्या चीज है जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करता है? इनमें से कौन सा देश के आर्थिक विकास को इंगित करता है? इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी में बढ़ोतरी, डिक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, या इंक्रीज इन लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री। तो क्या चीज है भाई? जीडीपी में अगर बढ़ोतरी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की परिभाषा क्या है? अडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। तो हम ए टिक कर दें? नहीं, हम ए टिक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ए एंड बी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए, गिविंग इक्वल राइट्स टू वुमेन एज मैन, तो इसमें क्या है? दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या है? दोनों। इक्विटी इज द इंपॉर्टेंट फॉर पीपल ऑफ द कंट्री, इट मीन्स। इक्विटी जो है इंपॉर्टेंट है देश के लोगों के लिए, समानता महत्वपूर्ण है, इसका मतलब क्या है?
पीपल शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, लोगों को इम्पोर्ट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वल टू मैन, तो भाई आपको ये भी सही लग सकता है। पीपल शुड गेट देयर बेसिक नीड्स फुलफिल्ड, तो भाई इसमें क्या है, पीपल्स लोगों को जो उनकी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए लोगों की, तो इसमें राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सी। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि उपरोक्त सभी, लेकिन पीपल शुड नॉट डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स ये इक्विटी का कोई फंक्शन ऐसा नहीं है, तो जब ये गलत है तो आप इसको जो है नहीं मानोगे, तो सी इसका सही उत्तर होगा। और इसको मॉडर्नाइजेशन कहा गया है, आप ऊपर मन जो है मान के आए हो, पढ़ के आए हो, मान के क्या आए हो, आप पढ़ के आए हो ऊपर कि वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली टू मैन, इसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज अचीव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV सीड्स इन, तो भाई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से जब प्रोडक्शन बढ़ गई थी तो वो कौन सा रेवोल्यूशन कहलाया था। खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के उपयोग से हासिल की गई थी, उसको क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति, तो उसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज हुआ था, HYV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड, भाई जो पहला फेज था हरित क्रांति के प्रथम चरण का लाभ किसको मिला, गन्ना उत्पादक को, सरसों उगाने वाले क्षेत्र को, तिलहन उगाने वाले क्षेत्र को, या गेहूं उगाने वाले क्षेत्र को। भाई इस क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने पढ़ा हुआ, जिसने चीजें याद की हुई है। अदरवाइज तो भाई ये सभी चीजें जो है हरित क्रांति से संबंधित है कहीं ना कहीं, तो उसका राइट आंसर क्या है, वीट ग्रोइंग रीजन। सबसे पहले जो है गेहूं की उत्पादकता बढ़ाई गई हाई यील्डिंग वैरायटीज के अंदर, और उसके बाद राइस, फिर और बहुत सारी फसलों के लिए हाई यील्डिंग जो बीज आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बेनिफिट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के निम्नलिखित में से कौन से क्या क्या लाभ थे। इट हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, ये बिल्कुल ठीक है पहला पॉइंट, तो क्या ए टिक कर दिया जाए, नहीं, इसमें लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो हमें सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। इट हेल्प्ड इंडिया टू क्रिएट बफर स्टॉक्स, तो बिल्कुल अगर हम सेल्फ रिलायंस हो गए उसके बाद जो बढ़ोतरी हुई वो बफर स्टॉक हमने यूज कर लिया। इट बेनिफिटेड पुअर फार्मर्स, तो ये इन्होंने पुअर फार्मर का भी बेनिफिट किया, तो राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूं इसमें, मतलब कि पहला है ठीक है, ए टिक कर दे या ना कर दिया जाए, भाई ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में इतने प्रेशराइज्ड होते हैं, उनके पास इतनी टेंशन होती है, क्वेश्चन पढ़ा, पहला ऑप्शन देखा, सीधा टिक कर दिया, नीचे की 3 ऑप्शन देखने की जहमत भी नहीं उठाई, और जब घर आके देखा तो देखा कि ए तो ठीक है, बी और सी भी तो ठीक है, वहां पे देखने का टाइम क्यों नहीं मिला, मैंने देखा क्यों नहीं। और ये उस स्टूडेंट के लिए सोचो जो 0.25 मार्क्स से प्रीलिम्स पास नहीं कर पाया, अगर वो ऐसी सिली मिस्टेक करके आया होगा तो उसको क्या फील हो रहा होगा, अपने पे वो कैसे मतलब फील कर रहा होगा। तो इसलिए मैं सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ाता भी हूँ, समझाता भी हूँ। कहीं ना कहीं मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ चीजों को पढ़ाना नहीं है, यहाँ से आप सिर्फ ये नहीं है कि हाँ डिग्री लेके जा रहे हो, नहीं, ये चीजें आपको पढ़ के इम्प्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में, अपने एग्जाम में, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके, आप एक अच्छे ऑफिसर बन सके। अब आप 10th क्लास के 11th क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है कि भाई एग्जाम आएगा, एग्जामिनर कुछ पूछेगा, जो मुझे पता होगा मैं लिख के आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर ने जो पूछा है टू द पॉइंट उसको बताओ, इधर उधर की कहानियां मत सुनाओ एग्जामिनर को, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे मेंस में। और प्रीलिम्स में तो भाई सीधा ही है, या पता है या नहीं पता। पता कैसे होगा, जब पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ तो उसको याद रखना पड़ेगा, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो बार बार, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो ये एक पूरा सिनेरियो है एग्जाम को पास करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स फोकस्ड ऑन सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, तो निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समाजवादी पैटर्न पर आधारित थी, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ या सेवंथ, तो ऐसी कौन सी योजना थी, भाई सेकंड 5 ईयर प्लान था ना जो, वो क्या था, सोशलिस्टिक पैटर्न पर आधारित था, बी इसका सही आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेना, आपको सारा अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी इज आल्सो नोन एज, उसका दूसरा नाम क्या था, कार्वे कमेटी। मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि इसको दूसरा नाम क्या है, कार्वे कमेटी, इस पर मैंने फोकस भी किया था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति के इस रूप भी जाना जाता है, इस रूप में भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, या फिर
ए एंड बी बोथ या नन ऑफ द अबव। तो इनवार्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी को क्या बोला जाता है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी। राइट आंसर है ए। ये डेफिनेशन में आप ऊपर पढ़ के आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिरेकल सीड्स। तो किसको मिरेकल सीड्स निम्नलिखित में से किसे चमत्कारी बीज के रूप में जाना जाता है? ट्रेडिशनल सीड्स को, इंपोर्टेड सीड्स को, एच वाई वी सीड्स को, या वाई यू वाई सीड्स को, वाई यू वी सीड्स को। भाई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को चमत्कारी बीज भी कहा गया है। ये तो थे लेवल 1 क्वेश्चन जो कि इजी टू मॉडरेट रहते हैं, इजी भी हैं। इतने इजी इसलिए लग रहे हैं आपको अभी क्योंकि आपने अभी अभी थ्योरी पढ़ी है, इसकी सारी चीजें आपने अभी देखी हैं इसलिए इजी लग रहे हैं। जब 2-4 दिन बाद आप यही क्वेश्चन करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब लेवल 2 है इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमाया गया, एग्जामिनर घुमा देता है आपको, लेवल 2 क्वेश्चन देता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल जो एग्जाम में लेवल 2 मिलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर। तो भाई कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं वो किस पे? परचेजिंग पावर के ऊपर, कि कितना आपकी जेब में पैसा है। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, द पीपल डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग द नीड्स ऑफ सोसाइटी इन द सोशलिस्ट सोसाइटी। तो लोग डिसाइड करेंगे? लोग नहीं डिसाइड करेंगे, लोग तो कैपिटलिस्ट में डिसाइड करते हैं। यहाँ पर कौन डिसाइड करेगी? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट गलत हो गया, तो हमें क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो जिसमें 2 है उसको हटा देते हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। चलिए ये 3 पॉइंट हट गए। आगे 2 चाहे ना भी पढ़ो तो भी आपका राइट आंसर सी आ जाएगा। देखो कितना आसानी से आपने आंसर जो है डिराइव कर लिया सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट के भी आप पे। ए सोशलिस्ट सोसाइटी हैज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो सोशलिस्ट सोसाइटी के पास कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती क्योंकि सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ओन्ड होती है, सारी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक सरकार के पास होता है। नेक्स्ट देखिए, द मार्केट अमंग गवर्नमेंट बोथ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई मार्केट और गवर्नमेंट दोनों के दोनों गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, किसमें? मिक्स्ड इकोनॉमी में। और भारत आज के टाइम में क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। आज के टाइम में मैक्सिमम कंट्रीज जो है मिक्स्ड इकोनॉमीज है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कंट्री किस जोन में लाई करती है, आपकी कंट्री किस जो इकोनॉमिक सेक्टर में या इकोनॉमिक सिस्टम में लाई करती है, या आज आपकी कंट्री में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम यूज किया जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 5 ईयर प्लान्स वर बोरोड फ्रॉम सोवियत यूनियन। बिल्कुल ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। हमने ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं ये सोवियत यूनियन से लिए थे। द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हमने पढ़ा था कि जो चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन का वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ऊपर पढ़ के आए थे आप लोग, तो ये गलत है दूसरा। इसमें करेक्ट पूछा गया, करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर है ए। सही उत्तर कौन सा हो गया? नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखना है और उसके बाद आंसर डिराइव करना है। द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। पहली बार अगर थोड़ा सा लाइटली पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको सही लगेगी, लेकिन यहाँ पे जो इसने इंटरमीडिएट वर्ड यूज कर लिया, मैंने आपको क्या बताया था जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे थे, यहाँ लिखा होना चाहिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। इंटरमीडिएट एक वर्ड से इतनी गड़बड़ हो गई तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अब ये देख लीजिए जिसमें एक है उसको हम हटा देते हैं। चलिए देखिए सी आपका आंसर आ गया। बाकी स्टेटमेंट्स बिना पढ़े भी आपने जो है आंसर निकाल दिया। कितना आसान है देखो। द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो भाई जीडीपी कंट्री की डिफरेंट सेक्टर से ही डिराइव होती है। जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो जीडीपी जो है एक इंडिकेटर है कि कोई देश इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। पहला गलत, दूसरा ठीक, तीसरा ठीक। और कई बार क्या होता है कि तीनों स्टेटमेंट ही ऐसी आ जाती हैं, तीनों में से एक भी नहीं पता होती, फिर क्वेश्चन जो है समझ नहीं आते, फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर ये जो ऑप्शन है ये तो समझ आ गया, अगर इसमें भी अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसमें हाँ अगर ये एक ना यहाँ पे होता केवल 2 तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता, फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि दूसरा भी देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से चीजों को देखिए, चीजें इतनी टफ नहीं है जितनी टफ जो है इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बना दी जाती है।
आपको डराया ज्यादा जा रहा है, इतना डरने की बात नहीं है। चीजें सिंपल है, बस थोड़ा सिंपल करके उनको पढ़ने की जरूरत है। आप खुद भी सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन बस वही है कि आपको कुछ कंटेंट नहीं वैसा मिलता जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। और एक और चीज है मेरे को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी थी। काफी स्टूडेंट्स हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर आपने जो हमें बुक सेंड की है या फिर जो स्टडी मटेरियल भेजा है वो मतलब कि सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने कहा कि सर कई बार मतलब कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने किसी सॉरी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने किसी इंस्टीट्यूट से पहले कोचिंग ली है, और उन्होंने कहा कि सर मुझे इकोनॉमी की 4 पता नहीं 5 किताबें पकड़ा दी गई कि भाई ये किताबें पढ़ इकोनॉमी के लिए, और एक किताब में कम से कम 200-200 पेज थे। ये किताब नहीं थी, बेसिकली ये नोट्स थे उस इंस्टीट्यूट के। तो आप ये मान लो कि 200 पेज और 5 मतलब 1000 पेज दिए गए पढ़ने के लिए। और उसके बाद वो स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैंने 1000 पेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे। मतलब बहुत इधर उधर की बातें उसमें कर रखी थी, और ना ही वो याद हो पाए और ना ही मैं 1000 पेज अच्छे से पढ़ पाया। तो उसके बाद उन्होंने कहा, बच्चे ने मतलब अपने जो है विचार रखे कि सर मैंने आपका कोर्स परचेज किया है, आज तक मैंने 10 लेक्चर देखे हैं, 10 लेक्चर करने के बाद मैं उससे ज्यादा क्वेश्चन जो सॉल्व कर पा रहा हूँ। और आपकी जो मैंने बुक देखी है, मतलब मुझे लग रहा है कि सारी इकोनॉमी इतनी सी बुक में कवर हो जाएगी। मेरी जो बुक है वो 300 से 350 पेजेस के आसपास उसमें जो है रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारे नोट्स हैं वो भी 130 तो 150 पेजेस के रहते हैं जो शॉर्ट नोट्स हैं। तो उसमें आपको जो पूरी इकोनॉमी मिल जाएगी, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। उसमें मतलब इधर उधर की फालतू बातें नहीं की गई हैं। तो मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, कि टू द पॉइंट बच्चे के एग्जाम में काम आए, ना कि ऐसा कुछ भी पढ़ाने लग जाओ कि ठीक है पढ़ते जाओ, कि बुक शुरू कर ली, शुरू से शुरू कर दी कि ठीक है पूरा ही पढ़ते चलो। ऐसा नहीं है, वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आएगा, टू द पॉइंट पढ़ो और कम पढ़ लो। मतलब पुराने लोग क्या कहते थे कि भाई कम खा लो लेकिन उसको डाइजेस्ट कर लो। थोड़ा खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा ना बॉडी में, तो बॉडी में एनर्जी अपने आप आएगी। आपने ज्यादा खा लिया लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो फिर जो बॉडी की एनर्जी है वो भी वेस्ट हो जाएगी। तो इन चीजों को अच्छे से लाइफ में भाई इंप्लीमेंट कर लेना। बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से, बहुत ज्यादा लंबे लंबे नोट्स पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एग्जाम क्लियर होगा जब आपको चीजें समझ आने लगेंगी, जब आपकी समझ में बैठ जाएगी कि इकोनॉमी क्या चीज है, इकोनॉमी से क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या हो सकते हैं, क्या इकोनॉमी आगे चेंज कर सकती है, एक्चुअल में इकोनॉमी है क्या चीज, तब आपके एग्जाम क्लियर होंगे। ठीक, और चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। मेरे यहाँ पे मैं जो पॉइंट बता रहा था वो शायद मैंने स्किप कर दिया है, कि भाई किसी इंस्टीट्यूट ने आपसे 2 लाख रुपए फीस ली है, तो भाई वो इंस्टीट्यूट आपको मोटी मोटी किताबें ना पकड़ाए, मोटे मोटे नोट्स ना पकड़ाए, तो आपको कैसे भरोसा होगा कि भाई हाँ ठीक है मेरे 2 लाख पूरे हो गए हैं। तो जो इंस्टीट्यूट आपको बड़ी बड़े नोट्स पकड़ा देते हैं ना, हजारों हजारों पेजों के नोट्स पकड़ाते हैं, वो इसलिए पकड़ाए जाते हैं क्योंकि उनको वो 2 लाख भी तो डाइजेस्ट करने होते हैं। अदरवाइज आप कहोगे कि भाई 2 लाख रुपए लिए हमसे और हमें नोट्स क्या ये बुक पकड़ाई है। देने को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वो ये बुक्स आपको दे सकते हैं, ये नोट्स ये चीजें आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर आप मानोगे नहीं ना कि 2 लाख रुपए में सिर्फ इतनी सी बुक, इस चीज के 2 लाख रुपए। तो इसलिए वो आपको आपके 2 लाख डाइजेस्ट करने के लिए वो आपको बड़े बड़े नोट्स पकड़ा देते हैं, और कहीं ना कहीं फिर आप वो नोट्स के चक्कर में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपके साल बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। एक तो आपने फीस एक्स्ट्रा पे की, एक अब आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, फीस भी कम ली जा रही है और आपको टू द पॉइंट भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आपके सभी डाउट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं नहीं तो मेरा कोई ना कोई टीम मेंबर आपके डाउट्स का रिप्लाई जरूर करेगा। ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। भाई नई तकनीक को अपनाने को अधिकरण कहा जाता है, आधुनिकीकरण कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है पहला पॉइंट। द नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ओनली बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। तो भाई ये जो ओनली वर्ड है ना ये बहुत गड़बड़ कर देता है। ए नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज आ जाता ना, तो ये स्टेटमेंट ठीक थी, लेकिन ओनली लग गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सिर्फ और सिर्फ अपने रिसोर्सेज यूज करके जो है आप लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर सकते, मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट नहीं कर सकते। आप बाहर से भी हेल्प ले सकते हो, आप रिसोर्सेज को इंपोर्ट भी कर सकते हो। अब ओनली का मैं बता देता हूँ कि ओनली से कितना नुकसान हो सकता है, ओनली कितना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चेक, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, चेक चेक बुक से एक चेक काट के दिया, चेक पे अमाउंट डाल दिया 1 करोड़, 1 करोड़
लिख दिया मैंने, साइन कर दिया मैंने, 1 करोड़ लिख के मैंने चेक को साइन कर दिया। अब यहाँ पर मैंने 1 लाख लिख दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 करोड़ लिख दिया। ये देख लेना कितनी जीरोज है, 1 करोड़ में आ जाएंगी। अब भाई कोई बंदा है, उसने क्या किया, 1 करोड़ 99,99,999 रुपीज कर दिया। तो भाई वो इस जीरो को 99 में कन्वर्ट कर देगा, तो वो 1 करोड़ रुपए की और मतलब एक्स्ट्रा डिमांड कर गया। क्या कहाँ 1 करोड़ था, कहाँ अब ये 2 करोड़ में जो है चेंज हो गया। अगर 1 करोड़ ओनली लिख देता मैं यहाँ पे, 1 करोड़ ओनली, अब इसके बाद आगे वो कुछ नहीं लगा सकता, ठीक है, नहीं लग सकता ना। तो ओनली का इतना बड़ा महत्व है आपके एग्जाम में, मतलब यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया ना ओनली ना लगाने की वजह से। एग्जाम में ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 करोड़ का नुकसान हो सकता है आपका भी। तो इसलिए ओनली ध्यान से देख लेना कि ओनली यूज करना है या नहीं करना। दिस इज द फनी पार्ट ऑफ द वीडियो। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। तो पहले 7 जो 5 ईयर प्लान्स, उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी सेल्फ रिलायंस पे, ठीक। और हमें पता है कि सेकंड हमारा गलत है, जिसमें 2 हम वो उसको हटा देते हैं। ये लो हट गया, राइट आंसर क्या है, बी। सही उत्तर हो गया आपका बी। 1 और 3। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई, इनको देखते हैं क्या है। इक्विटी इन एग्रीकल्चर रेफर टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। तो इक्विटी का क्या मतलब है एग्रीकल्चर में, कि जो लैंड होल्डिंग की ओनरशिप है उसको चेंज किया जाए। तो बिल्कुल ठीक है कि भाई एक तबके के पास हजारों एकड़ जमीन है और कुछ लोग गरीब हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तो इक्विटी का क्या मतलब है एग्रीकल्चर में, कि लैंड होल्डिंग की ओनरशिप को क्या किया जाए, चेंज किया जाए। तो पहला ठीक है। दूसरा देखिए, द लैंड सीलिंग वाज डन टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। लैंड सीलिंग मैंने बताया था कि एक अपर लिमिट रख दी कि 100 एकड़ से ज्यादा किसी के पास लैंड नहीं हो सकती। तो ये भी ठीक पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट देखिए, द पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन द फ्यू हैंड्स। तो ये भी ठीक है कि भाई कुछ एक लोगों के पास लैंड है, कुछ एक लोगों के पास जमीन है, कुछ एक लोगों के पास जो है उनका खुद की जो है खेती बाड़ी है। तो बाकी लोग जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उसके ऊपर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो इनको भी ओनरशिप मिलनी चाहिए। तो ये सब चीजें की गई, तो राइट आंसर है डी। सभी पॉइंट यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, 4 स्टेटमेंट है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आजकल तो भाई 5-5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी एग्जामिनर दे देता है। 2 क्वेश्चन तो ऐसे डाल देता है जिसमें 5 स्टेटमेंट है। और यूपीएससी ने तो हद पार कर रखी है भाई, 7 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी यूपीएससी के अंदर देखने को मिला है रिसेंट ईयर्स में। 7 स्टेटमेंट, कैन यू बिलीव कि भाई 7 स्टेटमेंट कौन पढ़ सकता है, एक क्वेश्चन में सारा टाइम लगा रहे फिर तो वो बंदा। Consider the following statements. The stagnation in agriculture during the colonial rule was permanently broken by the Green Revolution. तो बिल्कुल ठीक है कि जो ठहराव था जो कृषि उद्योग में, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा तोड़ दिया गया, उसको हटा दिया गया था। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लिमिट टू ओनली ए फ्यू स्टेट्स। तो जो पहला फेज था ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो कुछ स्टेट्स तक ही लिमिटेड रहा। तो ये भी जो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल इंडिया टू अचीव इक्विटी इन फूड ग्रेन्स। तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इसमें इंडिया में इसमें इक्विटी हो गई थी फूड ग्रेन्स की? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। जिनके पास जमीन थी उनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा हुआ, बाकी लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा फायदा नहीं हुआ। The Green Revolution enables the government to procure a sufficient amount of food grains to build stock that could be used in the times of food shortage. तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट अमाउंट हो गई फूड की, जिसको कि वो सिक्योर कर सकती थी और फ्यूचर यूज के लिए सिक्योर करके बफर कर सकती थी। तो थर्ड पॉइंट गलत है, जिसमें 3 उसको हम हटा देते हैं। 3 वाला हट गया। अब देखिए यहाँ पे 3 हट गया, फिर भी 2 ऑप्शन है, तो हमें देखना है कि 1 2 एंड 4, 1 2 एंड, और ये भी तो 3 वाला, ये भी हट गया, 1 2 एंड 4। तो सी इसका राइट आंसर है। मतलब पहले ये पॉइंट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद ये ठीक हो सकता है, लेकिन इसकी क्लैरिफिकेशन इसमें दी गई है कि उसमें क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन बढ़ गई लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं हुई ना। मतलब जो गरीब है वो तो खरीद नहीं सकता। अब जिसके पास जमीन है उसने ग्रीन रेवोल्यूशन से व्हीट की प्रोडक्शन बढ़ा दी, उसको पैसा मिल गया। लेकिन जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करे प्रोडक्शन बढ़ने से, उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने पीडीएस सिस्टम के द्वारा गरीबों तक भी पहुंच की इस अनाज की, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा उगाया गया था।
तो इस तरह से समझिए चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 5 year plans placed a lot of emphasis on industrial development because it provide stable employment। तो बिल्कुल जो है इंडस्ट्री के अंदर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो 5 year प्लान्स ने जो है बहुत जोर दिया, इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, तो पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। द सेकंड 5 year प्लान फोकस्ड टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशल लाइंस, तो बिल्कुल ठीक है, सोशल लाइंस के ऊपर जो है काम किया गया था सेकंड 5 year प्लान में, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, ऊपर क्वेश्चन किए हमने। नेक्स्ट देखिए, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1966 फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकंड 5 year प्लान। तो भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रेजोल्यूशन जो की है, अब देखिए सेकंड 5 year प्लान, मैंने आपको जो ना एक चीज बताई थी कि फर्स्ट 5 year प्लान कब लाया गया था, 1951 टू 1956। किस तरह से चीजें रिलेट करती है मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड 5 year प्लान कब आया था, 1956 से 1961 तक। तो भाई जब सेकंड 5 year का प्लान का टाइम पीरियड ये था, तो ये रेजोल्यूशन बाद में थोड़ी लाएगा कोई, तो रेजोल्यूशन तो पहले लाया गया। तो हमने क्या पढ़ा था, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज टेकन इन 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकंड 5 year प्लान। तो यहाँ पे 66 नहीं 56 था, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो तीसरी स्टेटमेंट को हटा देते हैं, तो राइट आंसर है ए एंड बी, सॉरी 1 and 2 ओनली। तो चीजें समझ में आई, अच्छा लगा, चलिए वो तो आप कमेंट बॉक्स में फिर बता ही दोगे, या फिर राइट टू योर ट्यूटर मुझे बता ही दोगे मैसेज करके कि अच्छा लगा या नहीं लगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, वो ज्यादा लोगों को जो है रोजगार प्रोवाइड करती है, बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट हमारा। दूसरा देखिए, द फर्स्ट 7 5 year प्लान्स वर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। तो जो पहले 7 5 year प्लान्स थे, तो वो इसी चीज पे काम कर रहे थे, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी स्ट्रेटजी। तो राइट आंसर क्या है, सी, दोनों यहाँ पर जो है ठीक है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, तो कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत के अंदर कौन सी इकोनॉमी यूज हो रही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये था आपका पूरा लेक्चर, जिसके अंदर आपने देखा था 1950 से लेकर 1990 तक किस तरह से जो है भारत की इकोनॉमी काम कर रही थी, भारत के लोग क्या कर रहे थे, भारत में इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप कर रही थी, ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या क्या किया, ये सारी चीज आपने देखी। आपके मेंस के क्वेश्चन जो है बहुत सारे इस चैप्टर से बन सकते हैं और एग्जाम में बनते भी हैं। कौन से, देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन, 5 year प्लान्स, हैवी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि कार्वे कमेटी है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा है और एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लेना, ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं मेंस के, आप इसको आराम से बड़ी आसानी से लिख सकते हो, आप लिखने की जो है उसमें लिखने की कंडीशन में आ जाओगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए एक और चीज मैं आपके साथ जाते जाते शेयर कर देता हूँ कि भाई अगर आप लोग ये एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो एप्लीकेशन पे, कोई भी डाउट हो तो एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग हमारे टच में आ सकते हो, एप्लीकेशन पे सारे डाउट्स ले सकते हो आप लोग। ठीक है, एप्लीकेशन पे कोई डाउट नहीं पूछ सकता तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आपके डाउट्स, और साथ में लेक्चर नंबर की, सर इस लेक्चर में मुझे डाउट है, तो जब भी कोई हमारा टीममेट इसको देखेगा आपको उसके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्या इसमें आपको बताना है, हाँ जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है भाई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, आप ही का फायदा है। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए। ये सारी चीजें सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सारे कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं, तो भाई स्टोर सेक्शन है हमारा, हमारी जो एप्लीकेशन है स्टडी मास्टर ऑफिशियल, ये हमारी एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जाकर डाउनलोड कीजिए, फिर रजिस्टर कीजिए खुद को, और उसके बाद स्टोर सेक्शन ओपन कीजिए, वहां पे आपको हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का बारे में पता चल जाएगा, जो भी प्राइस है, जो भी उसमें ऑफ दे रखा है, सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और भाई पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करके आइए, 12वां लेक्चर तभी समझ में आएगा, तभी मजा आएगा जब आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आप पीछे वाले सारे लेक्चर्स को अच्छे से याद करके आएंगे। ठीक है, लेक्चर्स तो देखो आगे बढ़ते जाएंगे और आपका सिलेबस भी बढ़ता जाएगा, लेकिन रिवीजन जितनी ज्यादा रखोगी आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।